Charlie, come in. First of all, do two things. Adjust your audio and video quality from the settings. और अगर YouTube पर देख रहे हो तो वीडियो को 1.5x पे कर लो. सो हेलो एंड वेलकम एस्पायरेंट्स टू एसएसबी एक दास्तान. और इस वीडियो में हम कंप्लीट बायोलॉजी कर लेंगे, चाहे वो CDS हो, चाहे वो NDA हो, चाहे CAPF हो. हम NCERT को लाइन बाय लाइन करेंगे क्लास 9th और 10th की. और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दीज एग्जामिनेशंस जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है. चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विथ दिस. सो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन है इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन. दूसरा क्या है? न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय. अब ये न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है नहीं होता है, ये सारी बातें जो है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, वापस से हम आएंगे इस क्वेश्चन पर और उसको फिर अटेम्प्ट करेंगे. तो एक एक करके इस पूरे में मैं क्लास 9th और क्लास 10th हम पूरी NCERT पढ़ेंगे और उसके बाद वापस हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल्स को. कैसे डिस्कवर किया था? कॉर्क कहाँ से मिलता है? बार्क ऑफ ट्री से, जिसका की होता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने ऐसा किया था. अनियन बल्ब को पढ़ लेते हैं. इनर कनकेव लेयर अनियन बल्ब का हमने लिया, जिसको कि एपिडर्मिस कहते हैं, उसको हमने किया पील्ड ऑफ और उसके सेल को ऑब्जर्व किया. सेफ्रानिन के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल डाई होता है जो कि सेल को कर देता है स्टेन. अब सेल का जो अपना कलर बहुत ही ज़्यादा डल होता है, तो अगर आप सेल को ऐसे नॉर्मली ऑब्जर्व करोगे तो उसके जो पार्ट्स होते हैं ऐसे विजिबल नहीं होते, इसलिए उसको स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है पिंकिश रेड कलर, ताकि क्लियर व्यू आए. फिर सेल्स ऑफ अनियन जो है लुक सिमिलर रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ अनियन. ली वेन हुक के बारे में जान लेते हैं. ली वेन हुक ने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में फर्स्ट टाइम. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी. पुरकिंजे ने कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है. सेल थ्योरी दिया था स्लीडन एंड स्वान ने. और वर्चो जो थे ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय वर्चो. आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इसमें और भी आगे क्या है अपने पास. लेट अस सी. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, ईस्ट, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा, यूग्लेना एक्सेट्रा. ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको यूनिसेलुलर होते हैं. ये आपको पूछ देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो आपको ध्यान में रखना है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. ठीक है. शेप एंड साइज ऑफ सेल्स जो होता है रिलेटेड होता है फंक्शन दे परफॉर्म. जैसे अमीबा सेल का चेंजिंग शेप होता है क्योंकि उसको फूड वगैरह डाइजेस्ट करना होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब स्टार्ट करते हैं. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में पढ़ते हैं. जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो बॉर्डर होता है किसी भी सेल का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. SPM जो होता है, SPM प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है. क्यों? क्योंकि कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देता है, सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है. डिफ्यूजन को समझते हैं. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ गैसेज. कहाँ से कहाँ तक? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का. फिर ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है सेल के क्रॉस, तो वो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में होता है ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस इसी का उल्टा होता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे अगर बात करें तो सर देखो, जो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक. तो अगर मान लो कि जिस भी सॉल्यूशन में अपने सेल को रखा है, अगर उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन से, सराउंडिंग मीडियम है सेम वाटर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ द सेल, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक. अगर सराउंडिंग मीडियम का जो वाटर कंसंट्रेशन है हाई वाटर कंसंट्रेशन है तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे और सेल के अंदर पानी चला जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा. हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे? सराउंडिंग मीडियम का जो कंसंट्रेशन होगा लो होगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा, तो इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, सेल श्रिंक कर जाएगा. आगे बात करते हैं. आगे इसमें क्या है? ओके, ये हमने कर लिया. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन. यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ये स्लाइड हाइपरटोनिक वाला ये हमने कर लिया. ओके, नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का क्या एग्जांपल है? यूनिसेलुलर प्लांट ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, ये भी ऑस्मोसिस का एग्जांपल है. इंडो ऑस्मोसिस होता है और एक्सो ऑस्मोसिस होता है. इंडो ऑस्मोसिस मतलब जब पानी अंदर आए, एक्सो ऑस्मोसिस मतलब जब पानी बाहर आए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये किससे बना होता है ये याद रखेंगे, लिपिड और प्रोटीन. तो ये क्वेश्चन आ चुका है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है. जो स्ट्रक्चर होता है पीएम का, पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जो अमीबा है इनगल्फ करता है फूड को ड्यू टू फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन. तो जैसे यहाँ पर मैंने अमीबा बनाया, तो अगर कोई बाहर से फूड आता है तो अमीबा अपना शेप चेंज करता है और फूड को वैसे ही पूरा इनगल्फ कर जाता है, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. अब सेल वॉल पर बात करते हैं. जो सेल वॉल है इट इज ओनली इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में ही सिर्फ मौजूद होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मौजूद होता है. और कहाँ होता है सेल वॉल? फंगाई में होता है और बैक्टीरिया में होता है. एक रिगिड आउटर कवरिंग होता है जो कि लाइज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उसके पार एक सेल वॉल भी होता है, ये मौजूद होता है आपका प्लांट सेल में.
मेड अप ऑफ किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो प्लांट्स को जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन करता है, याद रखेंगे, सेल वॉल। वो जो उनका रिगिड शेप होता है सेल वॉल के कारण होता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, देखो, श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल को में जब एक्सोस्मोसिस होता है, यानी कि जब उसको हम रखते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें वाटर कंसंट्रेशन जो बाहर में लो है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम उसको रखते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो बाहर वाटर कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सराउंडिंग मीडियम का लो वाटर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर बाहर वाटर कंसंट्रेशन लो है तो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, और अंदर से पानी जब बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर से पानी जब बाहर आ जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस में सेल श्रिंक कर जाएगा। तो प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ सेल। ओनली लिविंग सेल्स नॉट डेड सेल आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसको याद रखेंगे, सिर्फ लिविंग सेल्स ऑस्मोसिस दिखाते हैं, डेड सेल नहीं दिखाते। सेल वॉल इन प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया कैन रेसिस्ट हाई प्रेशर विदाउट बर्स्टिंग। तो जो सेल वॉल होता है प्लांट का, वो फंगाई का, बैक्टीरिया का, वो हाई प्रेशर को झेल सकता है बिना बर्स्टिंग के, ठीक है। अगर उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो पानी जाता है तो उसके प्रेशर को वो झेल सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सेल वॉल, ठीक है, जो इसको टर्गिडिटी और रिगिडिटी भी प्रोवाइड करता है, याद रखेंगे। न्यूक्लियस पे बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस जो है, देखो, आयोडीन का हम यूज करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि आयोडीन का यूज करते हैं स्टेन करने के लिए, फिर सेल को। सेफ्रानिन मैंने आपको बता दिया, सेफ्रानिन का हम यूज करते हैं। आयोडीन का यूज करते हैं, ब्लू ब्लैक कलर होता है, बेटर व्यूइंग के लिए यूज करते हैं। सेफ्रानिन या मिथाइलिन ब्लू का हम यूज करते हैं चीक सेल्स के लिए, कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक है। डार्कली कलर्ड जो है मिथाइलिन ब्लू का जो है चीक सेल के लिए हम यूज करते हैं, और सेफ्रानिन अभी हमने अनियन पील के लिए यूज किया था। डार्कली कलर्ड रीजन स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ ईच सेल। तो जब हमने सेल को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो सेल के सेंटर में एक डार्कली कलर्ड रीजन दिखा, जिसने जिसने बहुत ज़्यादा स्टेन लिया था। अब ये स्टेन का क्या फंडा है कि जो रीजन में हमारा ज़्यादा और केमिकल मटेरियल मौजूद होता है ना, तो वो रीजन ज़्यादा आपका स्टेन हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस वाला रीजन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स मौजूद रहते हैं, इसलिए ये रीजन ज़्यादा स्टेन हो जाता है। इससे हमें न्यूक्लियस का पता भी चला था। अब न्यूक्लियस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि ये डबल्ड लेयर कवरिंग होता है ना, न्यूक्लियस के पास, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर कवरिंग होता है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें होता है पोर, जिससे जो अलाउ करता है मटेरियल ट्रांसफर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस अपना, ये न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो रीजन होता है, ये जो आपको यहाँ पे रीजन दिख रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसफर होता है, ये ड्यू टू दिस पोर्स होता है। मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म भी वापस अंदर इंटर कर सकता है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। न्यूक्लियस में अपना क्या होता है सॉरी, क्रोमोजोम्स होता है। अब क्रोमोजोम्स याद रखते हैं हम, क्रोमोजोम्स क्या होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम, जो कि विजिबल होता है जब सेल अबाउट टू डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड होता है तभी क्रोमोजोम विजिबल होता है। क्रोमोजोम कंटेन इनहेरिटेंस इन्फो, है ना, ये अगर पेरेंट ऐसा है तो बच्चा कैसा होगा, इनहेरिटेंस ऑफ इन्फो होता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोजोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम बना किससे होता है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए कंटेंस, डीएनए में इन्फो होता है अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, कि आगे चल के ये ऑर्गेनिज्म आखिर कैसे बनेगा, इसके कान हाथ ये सब कहाँ लगेंगे, तो ये सारा इन्फो हमारा होता है इसके पास, डीएनए के पास। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का, ये पूछ भी सकता है आपसे कि डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जो होता है जीन होता है। इन नॉट डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है एज पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। तो क्रोमाटिन मटेरियल क्या होता है, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोजोम्स व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। मतलब सेल अगर नहीं डिवाइड कर रहा है तो ये सिर्फ ऐसे धागा जैसा इंटेंगल्ड मास होता है क्रोमाटिन मटेरियल, और जब सेल डिवाइड करता है तो वही फिर अरेंज होकर फिर डीएनए बन जाता है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोजोम्स, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेज, बाद में वो क्रोमोजोम बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रोमाटिन मटेरियल बाद में चल के क्या बन जाता है, क्रोमोजोम बन जाता है। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन, कहाँ रोल है, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल टू डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप एंड इट्स फॉर्म एट मैच्योरिटी। मतलब एक तरह से आप इसको कैप्टन साहब कर सकते हैं सेल का। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया याद रखेंगे, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स, जिसको कि न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में हमारा न्यूक्लियाइड होता है, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो जो साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है वो भी लैक करता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्लोरोफिल जो होता है इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, तो क्लोरोफिल जो होता है इस फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड से अटैच होता है क्लोरोफिल, है ना, मतलब कोई सेपरेट ऑर्गेनल नहीं मिला है क्लोरोफिल के लिए। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास, जैसे प्लांट सेल है, मेरे पास सेपरेट ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड्स, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। बाकी अब आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है, ये बहुत कम स्टेन ले रहा था,
ठीक है। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंस स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल, इसमें तहते रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता है, ऑर्गेनल में भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बोथ आर एब्सेंट। बट यूकैरियोटिक सेल में दोनों ही मौजूद होता है, याद रखेंगे कि दोनों ही मौजूद होता है। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना कि वायरस में मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो आर डेड आउटसाइड अ होस्ट। तो वायरस में ना न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होता है भैया, और ना ही इसके आउटर में इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ही होता है, ठीक है। तो कोई भी मेम्ब्रेन इसके पास वायरस के पास नहीं होता। सो आर डेड आउटसाइड अ होस्ट बॉडी, यूजेज होस्ट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो वायरसेस नॉर्मली आउटसाइड द होस्ट बॉडी डेड रहते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये फंक्शन नहीं कर सकते इनके सेल ऑर्गेनल, तो ये अंदर जाता है किसी होस्ट बॉडी में, फिर ये अलाइव हो जाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं डिफरेंस किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक काफ़ी प्रीमिटिव टाइप का सेल होता है, आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये हमारा आया है प्रीमिटिव से, तो ये प्रीमिटिव सेल होता है, और यूकैरियोटिक ये हमारा मॉडर्न टाइप का सेल है, ये डेवलप्ड सेल होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर का अगर साइज है, स्मॉल साइज है, तो प्रोकैरियोटिक है। 5 से 100 माइक्रोमीटर का साइज यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का साइज प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। न्यूक्लियर रीजन इसमें होता है नॉट वेल डिफाइंड, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। इसमें जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब एक और बात याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोजोम होता है, इट हैज सिंगल क्रोमोजोम, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल, इसमें होता है मोर देन 1 क्रोमोजोम, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक से प्रिमिटिव याद आएगा, प्रिमिटिव से याद आएगा इसमें ज़्यादा क्रोमोजोम होगा नहीं, सिंगल होगा। अब इसमें एमबीसीओ एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, और इसमें एमबीसीओ प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक एक करके सेल ऑर्गेनल पे। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे हमारा जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन होता है जो कि क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है ना, ब्रेन अपना जो हमारा नर्व सिस्टम का काम है, स्टिमुलाई को कंट्रोल करने का काम, सोचने का काम करता है। उसी तरह हर सेल के अंदर में भी बहुत छोटे छोटे क्रूशियल फंक्शंस होते हैं, सेल फंक्शंस होते हैं, एनर्जी का फंक्शन हो गया है ना, स्टिमुलाई का फंक्शन हो गया, सब सेल ऑर्गेनल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर, जो कि एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब दो चीज़ों के बीच में नेटवर्क जोड़ता है। ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, इसमें मेम्ब्रेन रहता है और बाउंड ट्यूब्स रहता है, एंड सीट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ईआर मेम्ब्रेन जो होता है सिमिलर होता है किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है। दो टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरईआर और एसईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसमें रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम्स क्या है, आर द साइट प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या मैन्युफैक्चर करता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्रोटीन एंड लिपिड्स बिल्ड सेल वॉल, अगर प्रोटीन और लिपिड्स वापस जाके फिर सेल वॉल को बिल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ईआर वेराइज ग्रेटली इन शेप इन डिफरेंट सेल्स बट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। तो अलग अलग सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमेशा नेटवर्क सिस्टम ही फॉर्म करता है एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। एक्सेस चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, तो एक ये सब स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो केमिस्ट्री में कुछ कुछ रिएक्शन, बायोलॉजी में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में सरफेस चाहिए होता है, सरफेस केमिस्ट्री का जितना भी रिएक्शन होता है। तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के तरह काम करता है कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटी। जैसे लीवर सेल्स अगर हम बात करें वर्टेब्रेट्स में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक की रोल निभाता है डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो अगर किसी ने पॉइजन लिया है, ड्रग्स लिया है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए किसका रोल होता है, हम याद रखेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही रोल होता है। वो जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करता है, हार्मोन वगैरह को रिलीज करके, जो हमारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये सब वगैरह को रिलीज करके आपका जो नशा वाला जो कंटेंट है उसको करता है कम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल पे बात करते हैं जो कि एक गोल्गी एपरेटस, जो इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी ने। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है जो कि अरेंज होता है पैरेलल इन स्टैक्स। तो इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड होता है और स्टैक्स में अरेंज होता है, स्टैक्स जिसको कि बोलते हैं सिस्टर्न्स। तो सिस्टर्न से हमें याद आएगा ये रिलेटेड है गोल्गी एपरेटस से, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दीज मेम्ब्रेन्स जो गोल्गी एपरेटस के होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं, गोल्गी एपरेटस के मेम्ब्रेन ईआर से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये एक सिस्टम होता है जो जहाँ पे ईआर कनेक्टेड होता है
किससे, गोल्गी एपरेटस के मेम्ब्रेन से, तो उसी का ये पार्ट होता है। मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईआर, तो अब ईआर क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ मटेरियल सिंथेसाइज करता है तो उसको पैकेज करके डिस्पैच करता है वेरियस टारगेट्स, वो किससे होता है, ये गोल्गी एपरेटस के मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। गोल्गी एपरेटस स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है प्रोडक्ट को वेसिकल्स में, और उसके बाद लोड करके इसको अलग अलग जगहों पहुंचाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है सिंपल शुगर से, ये भी गोल्गी एपरेटस करता है। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम, लाइजोजोम हम पढ़ेंगे, उसके फॉर्मेशन में ही गोल्गी एपरेटस होता है इन्वॉल्व। ब्लैक रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। गोल्गी एपरेटस को खोजने वाले व्यक्ति कैमिलो गोल्गी ने ब्लैक रिएक्शन को भी ढूंढा था, फाउंडेड बाय कैमिलो गोल्गी। ये क्या होता है, स्टेनिंग ऑफ सेल्स यूजिंग वीक सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे आप वीक कर लेना, वीक सिल्वर नाइट्रेट की मदद से स्टेनिंग ऑफ सेल्स होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। अब चलते हैं आगे, इसमें बात कर लेते हैं लाइजोजोम्स में। लाइजोजोम्स क्या होता है, ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि RER से मैन्युफैक्चर होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम। फॉरेन मटेरियल्स, बैक्टीरिया और फूड अगर एंटर करते हैं तो वो फाइनली लाइजोजोम में जाके एंड करते हैं। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइजोजोम फट जाता है और उससे जो एंजाइम निकलता है वो अपने ही कंटेंट को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए लाइजोजोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसी को कहा जाता है ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, ठीक है, और याद रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। आउटर जो होता है पोरस होता है और इनर होता है फोल्डेड, ये पूछ सकता है आपको, तो आउटर वाला पोरस होता है और इनर वाला जो होता है अंदर में फोल्ड करके हम रखते हैं। इनर फोल्ड क्रिएट्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP रिएक्शन। स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसके पास होता है अपना खुद का DNA, ठीक है, खुद का होता है DNA एंड राइबोसोम्स एंड कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, और खुद का DNA राइबोसोम है इसलिए अपना प्रोटीन खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लास्टिड्स पर बात करते हैं। प्लास्टिड्स पर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में मौजूद होता है। दो टाइप होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है। प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोफिल होता है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स येलो और ऑरेंज पिगमेंट, तो उसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च को करता है स्टोर, प्रोटीन ग्रैनुअल्स और ऑयल को करता है स्टोर। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इम्बेडेड इन स्ट्रोमा, तो इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बहुत सारा मेम्ब्रेन लेयर होता है जो कि इम्बेडेड होता है किसमें, इम्बेडेड इन स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा एक पार्ट होता है, उसमें बहुत सारा मेम्ब्रेन इम्बेडेड होता है। सिमिलर टू होता है माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन DNA। तो याद रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का DNA और राइबोसोम था, और प्लास्टिड्स के बाद भी खुद का अपना DNA और राइबोसोम था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब करते हैं आगे, जो नेक्स्ट है वो है अपना वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स स्टोरेज सैक्स होते हैं फॉर इंपॉर्टेंट सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, शुगर्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ये सबको स्टोर करने के लिए सैक होते हैं, बोरे की तरह होते हैं। स्मॉल इन एनिमल सेल्स, अच्छा वैक्यूल्स का पूछा जा सकता है आपका, जो वैक्यूल का साइज होता है एनिमल सेल में कम होता है, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एनिमल नॉर्मली प्लांट के मुकाबले कम होते हैं साइज में, ट्रीज के मुकाबले, तो एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज कम होता है और लार्ज साइज होता है प्लांट सेल में। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में 50 to 90% सेल वॉल्यूम ले लेता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, तो उसमें सेल सैप भरा होता है, सेल का जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है वो भरा होता है, टर्गिडिटी और लिक्विडिटी, सेल का जो फ्लूइड होता है, तो इसके सेल जो होता है काफ़ी ज़्यादा अंदर से आपको यहाँ पे स्वोलन दिखता है, और इससे टर्गिडिटी और रिगिडिटी प्रोवाइड होता है सेल सेप के कारण। इन अमीबा द फूड वैक्यूल स्टोर्स कंज्यूम फूड, तो अमीबा में फूड वैक्यूल कंज्यूम फूड को स्टोर करता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल एक्सपेल्स वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल, तो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल जो है वाटर को एक्सपेल कर देता है सेल से। सेल डिवीजन जो है आखिरी आई थिंक टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें हम करेंगे, ये क्या है, ये हमारा न्यू सेल्स आर फॉर्म टू रिप्लेस ओल्ड एंड टू फॉर्म गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेल डिवीजन में नया सेल फॉर्म होता है ओल्ड को रिप्लेस करके गैमेट, और या तो गैमेट फॉर्म होता है रिप्रोडक्शन। दो टाइप होते हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस किस तरह का सेल डिवीजन होता है, सेल जब डिवाइड करता है ग्रोथ के लिए या रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए, आपको कहीं चोट वगैरह लगी तब माइटोसिस होता है। इसमें हर सेल डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल बनाता है, ये हम याद रखेंगे, हर सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है, और उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है जैसे कि मदर सेल में होता है। तो इसमें डाइप्लॉइड बनता है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम बनता है, ठीक है। और मियोसिस जो है स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है डिवाइड करता है, गैमेट फॉर्म करता है, 2 कंजुगेटिव डिवीजन होता है। तो याद रखें माइटोसिस में एक ही डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 डिवीजन होता है, और इसमें 4 न्यू सेल्स प्रोड्यूस होता है। न्यू सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम था माइटोसिस में, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है देन द मदर सेल। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे इसमें सेम था, और यहाँ डाइप्लॉइड फॉर्म होता है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम रहता है, लेकिन यहाँ जो मियोसिस में यहाँ हैप्लॉइड फॉर्म होता है, 1 सेट या 1 कॉपी होता है क्रोमोजोम का, क्योंकि एक कॉपी आपको मदर से चाहिए, एक कॉपी फादर से, तो इसे हम चाहेंगे कि इसमें हैप्लॉइड फॉर्म होता है मियोसिस में, ठीक है। और आखिरी का यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि सेंट्रियोल्स क्या होता है। तो सेंट्रियोल्स होता है, ये असिस्ट करता है
सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम्स एंड अलाउज द इमरजेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, दस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो आपको यहाँ पे सेंट्रियोल मिल जाएगा एनिमल सेल में, वो क्या करता है, सेपरेशन, क्रोमोजोम को सेपरेट करता है ताकि स्पिंडल फाइबर इमर्ज हो सके, और उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन में। प्लांट सेल्स हैव अ फिक्स्ड शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल हैज एन इरेगुलर शेप। तो याद रखेंगे प्लांट सेल का जो शेप होता है फिक्स्ड होता है, वो सेल वॉल के कारण ही होता है। तो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल जिसके कारण होता है फिक्स शेप, एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वॉल। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, इसमें सेंट्रियोल होता है जो कि बनाता है स्पिंडल फाइबर, जो कि बाद में सेलुलर रिप्रोडक्शन में रोल निभाता है। वैक्यूल होता है लार्ज और सेंटर में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल छोटा होता है। इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल, और इसमें न्यूक्लियर सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइनली हमने ये पूरा जो चैप्टर था हमारा सेल वाला ये कर लिया कवर। अब हम करते हैं अगला चैप्टर कवर, ये जो अपना है यहाँ पर टिश्यू को पढ़ते हैं। आइए टिश्यू को पढ़ते हैं। जैसे सेल हमने कवर कर लिया, हम वापस उस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपको सारा कंटेंट पता लग ही गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, किस में सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ भी नहीं होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना ही सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होता है। आपको वायरस का पता ही है, वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। इस आधार पर कितना भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप अगर रिवाइज करते हो तो आप इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे CDS हो चाहे ND हो। इसी तरह से आइए टिश्यू को पढ़ लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कहते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन निभाते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यूज हैव ग्रोइंग टिश्यूज इन सम रीजन्स। तो प्लांट में क्या होता है, कुछ रीजन में ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, जैसे रूट टिप्स, तो रूट जो भी ग्रोथ दिखा रहे हैं आपको, लेटरल एरियाज मतलब जो कर्व सर्फेस एरिया है स्टेम का, और लीव नोड्स जो पत्तों का नोड्स होता है वहां से, सो दे शो ग्रोथ। व्हेन दिस टिश्यूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। लेकिन एक समय आता है कि उसके बाद वो डिवाइड करने का एबिलिटी लूज कर देते हैं, उसके बाद ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग टिश्यूज। तो एनिमल में ऐसा नहीं होता है कि परमानेंट टिश्यू हो और ये कुछ टिश्यू परमानेंट हो, कुछ टिश्यू मेरिस्टेमेटिक या ग्रोइंग टिश्यू हो। तो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक या ग्रोइंग टिश्यू, प्लांट टिश्यू की हम बात करें, और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये देखो तीन टाइप का होता है मेरिस्टेमेटिक या ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं। एक तो एपिकल होता है, लेटरल होता है, और इंटर कैलरी होता है। अपिकल जो होता है टिप्स ऑफ स्टेम, जैसे आपको यहाँ प्लांट दिख रहा है तो इसके ऊपर पे जो दिखता है इसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। एंड रूट्स, ये क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। सो एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज करता है लेंथ को। लेटरल मेरिस्टेम ये कैम्बियम में मौजूद होता है, ये गर्थ को इंक्रीज करता है, गर्थ माने पेरीमीटर। तो ये जो लेटरल आपको पेरीमीटर दिख रहा है, ये पेरीमीटर या थिकनेस आपको लेटरल मेरिस्टेम में इंक्रीज करता है। ठीक है, ये देख लेंगे। इंटर कैलरी जो है प्रेजेंट एट बेसेज, ये कहाँ पे मौजूद होता है, प्रेजेंट एट बेसेज ऑफ लीव्स। मतलब अब लीव देखो यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा है, तो जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे यानी इस पोर्शन पे आपको दिखेगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एंड इंटर नोड्स इंक्रीजेज लेंथ ऑफ लीव्स। इससे क्या होता है, लीव्स का जो लेंथ है, लीव्स और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कि मौजूद होता है तो लीव्स का साइज उससे ही बढ़ता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो ये जो नोड्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये भी इसी के कारण बढ़ता है। तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बहुत एक्टिव होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये पूछ देगा आपसे, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत एक्टिव होता है, इसका होता है डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, और लैक करता है वैक्यूल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू को। तो कुछ टिश्यू तो ग्रोथ करते हैं, लेकिन कुछ टिश्यू एक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइड करने के बाद एक समय आता है कि डिवाइड करने का एबिलिटी खो देते हैं, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट, है ना, लूज एबिलिटी टू डिवाइड। तो डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कुछ टिश्यू अलग हो जाते हैं, कुछ सेल अलग हो जाते हैं, कुछ सेल अलग हो जाते हैं। अब कुछ सेल ऐसे हो जाते हैं जो कि लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, तो दे टेक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। दो टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है, जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, बेसिक पैकिंग टिश्यू हम इसको कहते हैं। फॉर्म्ड बाय फ्यू लेयर्स ऑफ सेल, इसमें बहुत लेयर होता है सेल का। अनस्पेशलाइज सेल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो अनस्पेशलाइज सेल होता है, सेलुलोज से बना होता है, विद थिन सेल वॉल होता है थिन, किसमें, पैरेंकाइमा में। एंड आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेज, तो लूजली पैक्ड होता है। तो यहीं पे आपको इसको फिर से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। ये थिन सेल वॉल आपको थिक सेल वॉल करके पूछ देगा, तो आपको नोट्स बनाना है, मल्टीपल रिविजन करना है। ठीक है, और रेलेवेंट कंटेंट और मल्टीपल रिवीजन ही इज द की टू सक्सेस। ओके, थिन सेल वॉल अब यहाँ पे आपको याद रखेंगे पैरेंकाइमा। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड स्टोर्स फूड, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्टोर करता है फूड को। लाइव सेल्स होता है इन पीथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, पीथ इज एट द सेंटर। ठीक है, तो पैरेंकाइमा लाइव सेल्स होता है और ये मौजूद होता है पीथ ऑफ रूट्स और स्टेम्स, तो पीथ आपका सेंटर वाला पार्ट होता है रूट्स ऑफ स्टेम में। अब आगे पढ़ते हैं।
आगे है पेरेंकाइमा विच कैन डू फोटोसिंथेसिस। जो पेरेंकाइमा फोटोसिंथेसिस कर ले उसको क्लोरेंकाइमा बोलते हैं। पेरेंकाइमा अगर एक्वाटिक प्लांट्स में है तो फ्लोटिंग में हेल्प करता है, उसको एरेंकाइमा बोलते हैं। अब कॉलेंकाइमा को पढ़ लेते हैं। कॉलेंकाइमा भी एक परमानेंट टिश्यू है। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी और ईजी बेंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टीम। तो जो पेड़ों के डालियाँ झुक जाते हैं तो वो कॉलेंकाइमा के कारण होता है। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कि हवा वगैरह चल रहा है तो टूट ना जाए, घूमे हवा के साथ, है ना, और टूटे ना। मैकेनिकल सपोर्ट मूवमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। तो लीफ स्टॉक्स में मौजूद होता है बिलो द एपिडर्मिस, तो याद रखेंगे। और लिविंग सेल्स जो है इलोंगेटेड एंड लिविंग सेल होता है। कॉलेंकाइमा भी इलोंगेटेड होता है और इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर्स होता है। इसमें पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, याद रखेंगे। पेक्टिन का डिपोजिशन किस में होता है? कॉलेंकाइमा में। वेरी लिटर इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस भी मौजूद होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्क्लेरेंकाइमा को पढ़ते हैं। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है? ये प्लांट को बनाता है हार्ड और स्टिफ बनाता है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। सेल्स इसमें डेड होते हैं, याद रखेंगे। पेरेंकाइमा और जो अभी हमने पढ़ा कॉलेंकाइमा, उसमें दोनों में सेल लिविंग था, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा का जो सेल होता है डेड होता है। लॉन्ग एंड नैरो होता है। वॉल जो होता है थिक एंड। आपसे ये पूछ देगा कि स्क्लेरेंकाइमा का वॉल जो होता है थिक होता है, क्यों? लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीमेंट की तरह एक्ट करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है वॉल को। ठीक है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मौजूद होता है क्योंकि हार्ड होता है। इज अवेलेबल ड्यू टू थिक वॉल्स, थिक वॉल होते हैं। प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। अब देखो वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जो वेन का बंडल होता है उसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट। तो जैसे कोकोनट का हार्ड कवरिंग है, सीड का हार्ड कवरिंग है, नट का हार्ड कवरिंग है, उसमें सॉरी उस सब में स्क्लेरेंकाइमा मौजूद होता है। उसके बाद बात करते हैं एपिडर्मिस पे। ये चैप्टर करेंगे, फिर हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम करेंगे अगला चैप्टर। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है इंटायर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होता है। ये मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, आउटर मोस्ट लेयर। जो ड्राई हैबिटेट के प्लांट होते हैं इसमें लेयर थिकर भी हो सकता है ताकि वाटर लॉस को हम प्रिवेंट कर पाएं, जैसे रेगिस्तान में। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को प्रिवेंट करता है। एरियल पार्ट्स में जो है, एरियल जो हवा से एक्सपोज पार्ट है, ये एक वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर आउटर सरफेस पे रिलीज करता है एपिडर्मिस। प्रोटेक्शन देता है वाटर लॉस के अगेन, मैकेनिकल एनर्जी और पैरासाइटिक फंगाई हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस एपिडर्मिस में। सेल्स जो होता है रिलेटिवली फ्लैट होता है। आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल्स। सेल होता है रिलेटिवली फ्लैट, आउटर साइड वॉल जो होता है थिकर होता है देन इनर वॉल, क्योंकि बाहर से किसी चीज को अंदर नहीं आने देना है। ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स देयर आर पोर्स। लीव्स के एपिडर्मिस में पोर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा में 2 किडनी शेप सेल होता है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस विद एटमॉस्फेयर के लिए होता है जरूरी। ट्रांसपीरेशन जो होता है वाटर वेपर रिलीज करता है लीव्स प्लांट्स, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं एपिडर्मल सेल्स में क्या है। जो रूट के एपिडर्मल सेल होते हैं उसमें होता है लॉन्ग हेयर, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण। जो डेजर्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस होता है उसमें थिक वैक्सी कोटिंग देखने के लिए मिलेगा। जो क्यूटीन का कोटिंग होता है डेजर्ट प्लांट में वाटर प्रूफिंग के लिए, ये आपसे पूछ सकता है। क्यूटीन डेजर्ट प्लांट में होता है। एज प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होते जाता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है रिप्लेस कर देता है एपिडर्मिस को। ऑफ स्टेम अ सेवरल लेयर थिक कॉर्क। तो जो उसमें एपिडर्मिस के जगह पे क्या आ जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाता है और एक थिक लेयर बन जाता है कॉर्क का या बार का, जिसमें सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। ठीक है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कॉर्क जो होता है इसमें केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको सुबेरिन कहते हैं, जो कि इनको इम्परवियस बनाता है ओल्ड एज में टू गैसेज एंड वाटर। तो रप्चर्ड हो जाता है यहाँ ओल्ड एज में एपिडर्मिस, उसके जगह सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाता है जो कि कॉर्क को फॉर्म करता है। कॉर्क में होता है केमिकल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं सुबेरिन, जो कि इम्परवियस बनाता है गैसेज एंड वाटर से, वाटर के लिए। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। तो आउटसाइड का सेल जो है इस लेयर से कट ऑफ होता है। ठीक है, तो ये लेयर है, तो जो इधर सेल है इधर सेल है, इस लेयर से कट ऑफ होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता इस लेयर से। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर बात करते हैं। ये बना होता है मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से। ठीक है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना था। जाइलम एंड फ्लोएम है, दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है और उसमें वेस्कुलर बंडल होता है। सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू वेस्कुलर टिश्यूज ही। अब बात करते हैं एक एक करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जाइलम फ्लोएम के बारे में सवाल आ सकता है। तो जाइलम में क्या क्या पार्ट होता है? ट्रैकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर। ये जाइलम में होता है। इसमें थिक सेल वाल होता है और डेड सेल होता है। लोकेटेड होता है डीप लोकेटेड होता है वुड में आपका। ट्रैकाइट्स और वेसल जो होता है ट्यूबुलर होता है आपका स्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट करता है वर्टिकली। तो जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? यूनिडायरेक्शनल, यानी कि रूट से आपका वाटर मिनरल्स लेके ऊपर जाता है, एक ही डायरेक्शनल में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पैरेंकाइमा जो है, पैरेंकाइमा फूड स्टोर करता है एंड साइडवेज। तो पैरेंकाइमा जो है फूड स्टोर करता है और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर हम देखेंगे इसमें पैरेंकाइमा से होता है, यानी कि अगर इधर वाटर भेजना है, इधर लीव्स के पास भेजना है, इधर उधर, तो वो पैरेंकाइमा से होता है। जाइलम फाइबर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखेंगे। सीव ट्यूब्स होता है और कंपेनियन सेल होता है फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेंकाइमा। देखो इसमें फ्लोएम फाइबर को छोड़ के फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स और लोकेटेड एट आउटर बार्क। तो फ्लोएम फाइबर होता है अपना डेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फ्लोएम जो फाइबर होता है वो डेड होता है, बाकी सब लिविंग होता है। सीव ट्यूब्स जो होता है
ट्यूबुलर होता है एंड प्रेफरेटेड बाल्स होता है सीव ट्यूब्स में। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। इन्फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, ठीक है। तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर पार्ट के लिए। इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। लीव से अदर पार्ट तक ले जाता है। इसमें थिक सेल वॉल नहीं होता है, याद रखेंगे फ्लोएम में। अब एनिमल टिश्यू पर बात करते हैं। एनिमल टिश्यू का जो टाइप है, जैसे जो एनिमल्स में जो टिश्यू मौजूद है वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल क्या होता है? ये कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे प्लांट में एपिडर्मिस होता है। ये एक्ट करता है एक बैरियर की तरह बिटवीन डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। स्किन जो होता है द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूबल्स। कहाँ कहाँ मौजूद होता है? स्किन में, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल के लाइनिंग में, लंग के एल्वियोली में और किडनी ट्यूबल्स में। ये सारा क्या मौजूद होता है? एपिथेलियल, याद रखेंगे। सेल्स होता है टाइटली पैक्ड और एक कंटिन्यूस सीट बनाता है जिसमें कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जितना भी एपिथेलियम है सेपरेटेड होता है अंडरलाइंग टिश्यू से बाय अ फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मान लो एक एपिथेलियल टिश्यू है और यहाँ पर जो अंडरलाइंग ऑर्गेनल है इसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिससे वो सेपरेटेड होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पे बात करते हैं। इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और एल्वियोली एसपीएम अ सिंपल फ्लैट एंड अ थीन एपिथेलियम इज प्रेजेंट। तो सिंपल स्क्वाम एपिथेलियम क्या होता है? जो इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल होता है, और अल्वियोली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अल्वियोली को होना है, तो उसके लिए एक सिंपल फ्लैट और एपिथेलियम, सिंपल फ्लैट और थीन एपिथेलियम होता है जिसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। इसको फ्लैट और थीन इसलिए होना है क्योंकि ये ब्लड वेसल के लाइनिंग पे होता है और इन मेम्ब्रेन को होना होता है सेमी परमेबल, तो ये थिक नहीं हो सकते। अब बात कर लेते हैं सेमी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये थिन होता है, एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग होता है। ओइसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ यहाँ पे मौजूद होता है। स्किन है ना, स्किन में एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रोटेक्ट वियर एंड टियर। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में जो होता है एक्सट्रीमली थिन होता है एंड फ्लैट डेलिकेट लाइनिंग होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ओसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ में और स्किन में। ये अपना अलग पॉइंट हो गया, इसको पढ़ लेते हैं। ये जो पॉइंट हो गया इसको अलग से हम पढ़ेंगे। ओसोफेगस में, माउथ के लाइनिंग में और स्किन में क्या मौजूद होता है? एपिथेलियल सेल्स जो होता है अरेंज होता है मैनी लेयर्स में ताकि वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट कर पाए, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये यहाँ ऊपर आपका अलग था स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपका एल्वियोलर सैक वगैरह में एक्सट्रीमली थिन फ्लैट, और ये आपका अलग है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पर है। कॉलमनर एपिथेलियम देख लेते हैं। तो इनर लाइनिंग जो होता है इंटेस्टाइन का, ठीक है, उसमें इंटेस्टाइन का, उसमें टॉल पिलर लाइक एपिथेलियल सेल होता है। तो जो इंटेस्टाइन है उसमें पिलर लाइक एपिथेलियल सेल मौजूद होता है। वो फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन अक्रॉस द बैरियर। तो यहाँ पर जो सेल है ये बैरियर लगा हुआ है, तो अगर स्टोमक से या फिर कोई कंटेंट इंटेस्टाइन को एब्जॉर्व करना है तो वो किससे एब्जॉर्व होकर अंदर जाएगा? वो होता है कॉलमनर एपिथेलियम से एब्जॉर्व होके, ठीक है। इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में बात करें तो जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल होता है उसमें हमारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है। तो अगर उसको देखें तो उसको सीलिया बोलते हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। एक मिनट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिससे मकस क्लियर हो जाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप्ड सेल होता है जो इनर लाइन में मौजूद होता है किडनी ट्यूब्स में और डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स में, जहाँ की ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल कैन सेक्रेट सब्सटेंसेस, ठीक है। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड। कभी कभी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का एक पोर्शन अंदर चला जाता है और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करता है, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड करके इनवर्ड चला जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो हमारे बॉडी में बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू, नाम से क्लियर है, कनेक्ट करता है दो चीज़ों को। तो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज को, डाइजेस्ट करता है फूड को, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल को। सेल्स होते हैं लूजली स्पेस्ड, इम्बेडेड होता है एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में विच में भी जेली लाइक डेंस फ्लूइड और रिगिड। प्लाज्मा एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सस्पेंडेड होता है। प्लाज्मा कंटेन करता है प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन्स, याद रखेंगे। बोन जो है फ्रेमवर्क है जो कि सपोर्ट करता है बॉडी को, एंकर करता है मसल्स को और सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन को। एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होने के साथ साथ बोन सेल एम्बेडेड होता है हार्ड मैट्रिक्स में, जो कि कंपोज होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। लिगामेंट जो होता है दो बोन को कनेक्ट करता है, हम याद रखेंगे कि दो बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। वेरी इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लिटिल मैट्रिक्स इसमें मौजूद होता है, ठीक है। टेंडन्स पे बात कर लेते हैं। टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स होता है हमारा कनेक्ट करता है मसल को बोन से, टेंडन, ठीक है। तो लिगामेंट कनेक्ट करता है, आप यहाँ याद रखेंगे, दो बोन को, और टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से, ठीक है। उसके बाद फिब्रस टिश्यू होता है विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। कार्टिलेज जो है वाइडली स्पेस सेल्स होता है उसमें। कार्टिलेज में सॉलिड मैट्रिक्स जो होता है और कंपोज होता है प्रोटीन और शुगर से। कार्टिलेज स्मूदन करता है बोन सरफेस को। अगर एक बोन यहाँ है, दूसरा बोन यहाँ है, यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, तो वहाँ पे जो सरफेस है रफ हो जाता है ना, तो उसको स्मूथ करता है हमारा कार्टिलेज। एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लार्निक्स। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट नॉट बोन्स इन हैंड, ठीक है।
तो यहाँ पर चूंकि उसमें वाइडली स्पेसेस होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बिटवीन स्किन एंड मसल, तो स्किन और मसल के बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, तो कोई स्पेस बच गया तो उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से हम फिल कर देते हैं। सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के रिपेयर करने में भी मदद करता है। इसके बाद जान लेते हैं एडिपोज टिश्यू को। एडिपोज टिश्यू अपना क्या होता है, फाउंड होता है बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, इन दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी फाउंड हो सकता है एडिपोज टिश्यू। और यहाँ पर आपका ये एक फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, फील्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर, फैट ग्लोब्यूल से फील्ड होता है। और ये जो आपका टिश्यू है, ये अपना ये एक ऑर्गन हो गया और ये एक ऑर्गन हो गया, तो ये उसके बीच में ये जो टिश्यू है ये एक्ट करता है एक इंसुलेटर की तरह, ठीक है, और आपको ये गर्मी प्रोवाइड करता है। डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर जो डायग्राम हमारे पास था एनसीईआरटी में आप रेफर कर सकते हैं। वाइट ब्लड, अब डायग्राम से कुछ कुछ मैंने बातें यहाँ पे निकाल के रख दी हैं। वाइट ब्लड जो है कॉर्पस्कल है, उसमें होता है न्यूट्रोफाइल और उसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स में कॉर्पस्कल्स को न्यूट्रोफाइल भी बोलते हैं। और क्या क्या होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स में, एक तो न्यूट्रोफिल होता है, यूओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, मैक्रोफेजेज, ये सब व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल में मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल्स में एरिथ्रोसाइट मौजूद होता है, हाइलिन कार्टिलेज कंटेन करता है कॉन्ड्रोकाइट को। और एरियोलर टिश्यू जो है हैज मैस्ड सेल, उसमें मैस्ड सेल होता है, कोलेजन फाइबर होता है, मैक्रोफेज होता है, प्लाज्मा सेल, फिब्रोप्लास्ट और रेटिकुलर फाइबर भी होता है। ये सब किस में होता है, एरियोलर टिश्यू में होता है, ठीक है। अब आपको पता है ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, तो इसमें रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन के अलावा और कोई चारा नहीं है ना। मस्कुलर टिश्यू जो होता है उस पर बात करते हैं, उसमें एलोंगेटेड सेल होता है जिसको मसल फाइबर कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। मसल कंटेंस स्पेशल प्रोटीन्स विच जो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मूवमेंट में पार्ट लेता है। वॉलेंट्री मसल्स जो है ऑन व्हील अपने चाहत पे मूवमेंट होता है, जैसे स्केलेटल मसल कॉल्ड स्केलेटल मसल, सो लाइट एंड डार्क बैंड्स अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। सेल्स आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट, ठीक है, प्रेजेंट इन लिम्स एंड स्केलेटल मसल। ये मस्कुलर टिश्यू है हमारा। इनवॉल्यूंटरी मसल आउट ऑफ व्हील मूवमेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। स्मूथ मसल्स ऑल्सो इन आइरिस ऑफ द आई, ठीक है, तो इसको स्मूथ मसल्स होता है और ये होता है आइरिस इन द आई, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ये भी हम याद रखेंगे। लॉन्ग सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड होता है ना, जो आपका सुई धागा होता है ना, उसको स्पिंडल शेप्ड के तरह का होता है। यूनिन्यूक्लिएट होता है, अनस्ट्रिएटेड मसल इसको कहते हैं। स्ट्रिएशन मतलब होता है ये जो आपको डार्क अल्टरनेट डार्क एंड व्हाइट बैंड्स दिखते हैं उसको स्ट्रिएशन कहते हैं। कार्डियक मसल इनवॉल्यूंटरी होता है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है थ्रू आउट लाइफ। हार्ट मसल सेल्स जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और न्यूक्लिएट होता है। इसके बाद फाइनली लास्ट टिश्यू पर बात करते हैं जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जिसका सेल हाईली स्पेशलाइज होता है ताकि क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके और ट्रांसमिट कर पाए स्टिमुली को। स्टिमुली क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको इंटरप्रेट करके ब्रेन तक बताना होता है ताकि रिस्पॉन्स दिया जा सके। जैसे आपने अगर गर्म चीज़ को छुआ तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया तो हाथ को वो फील होगा और हाथ से होते हुए फिर वो स्टिमुलस जाएगा ब्रेन तक और ब्रेन आपको बोलेगा कि हाथ को हटा लो। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स में नर्वस टिश्यू होता है। सेल्स जो होता है न्यूरॉन्स कहते हैं उसको या नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन्स जो है सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन एंड ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट, ठीक है। तो उस न्यूक्लियस में एक सेल बॉडी होता है, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। जो उसका सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है उसको एक्सॉन बोलते हैं और जो ब्रांच पार्ट है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। नर्व सेल में भी अप टू मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक का हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो बहुत सारा नर्व फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू को पेरिन्यूरम बोलते हैं और वो एक नर्व बनाता है, ठीक है। दिस फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल इज फंडामेंटल टू ऑल एनिमल्स एंड इनेबल्स देम टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई वगैरह के लिए जो मोशन आपको देखने के लिए मिलता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, नर्व और मसल फाइबर का। तो नर्वस सिस्टम बताता है, मसल सिस्टम फिर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट करके मूव करता है जिससे एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू आपको पता ही है, ये हेल्प करता है आपका किसमें, मूवमेंट में। और फस्कुलर बंडल जो है जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है प्लांट्स में। इन एनिमल्स दे आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू हैज वेन्स, ठीक है। इन एनिमल्स दे आर कॉम्प्लेक्स या फिर कहें कंडक्टिंग या कंडक्टिव परमानेंट टिश्यू हैज वेन्स, सो नर्वस टिश्यूज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये जो आपका वेस्कुलर बंडल है इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है और एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, और उसमें वेन भी होता है, सो नर्वस टिश्यू भी यहाँ पे मौजूद होता है कनेक्टिव परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। चलो ये हो गया। फाइनली ये 2 लेसन हमने कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ से डाइवर्सिटी वाला और यहाँ पे लेंगे थोड़ी देर का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और फिर इसी को स्टार्ट करेंगे।
तो चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है ना। देखो सी आई हैव टू एडजस्ट माई स्पीड बिकॉज हमें कवर करना क्या है, हमें कवर करना है 9th और 10th इन दिस सिंगल वीडियो, और पूरी एनसीईआरटी में जो भी लाइन बाय लाइन है हमें कवर करना है। देन यू नो वी हैव टू बी एट अ पर्टिकुलर स्पीड। तो आप अगर स्पीड यहाँ से आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम कर लो और इसको पूरा समझो एक बार, आपको एक इंसाइट मिल जाएगा, जिस्ट मिल जाएगा पूरा क्या है, और उसके बाद इसको इसका नोट्स बनाओ। मैंने एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा एनसीईआरटी का इसमें लिखा है। आप खुद से भी चेक करना चाहो, क्रॉस चेक करो, नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना ही इससे आपको फायदा मिलेगा। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, डाइवर्सिटी को देखते हैं। तो देखो हमारे अर्थ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी मौजूद है। आपको कितने तरह के बर्ड के स्पीसीज मिल जाएंगे, है ना, एनिमल्स, ह्यूमंस, कितना वेरिएशन है हमारे पास। तो डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स को अकेले पढ़ना डिफिकल्ट था, सो वी क्लासीफाई बेस्ड ऑन डिफरेंसेज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। एरिस्टोटल जो था उन्होंने क्लासीफाई किया था लैंड में कौन रहता है, वाटर में कौन रहता है, एयर में कौन रहता है, इस पे क्लासीफाई किया था। लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि एयर में रहने वाले, वाटर में रहने वाले भी स्पीसीज में फिर फर्दर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लेते हैं क्लासिफिकेशन के दौरान, फॉर्म क्या है, फंक्शन क्या है, वो लेते हैं। डिजाइन फीचर्स भी हम ले सकते हैं, जैसे किसी में स्केलेटन है, वर्टेब्राटा है ना, स्पाइनल कोड है ना, ये ले सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कोई हेटेरोट्रॉपिक है, ये सारा ले सकते हैं। टू मेक सब ग्रुप्स, तो यानी कि जो मेन हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिवाइड करते हैं वो फॉर्म कैसा है उनका या फंक्शन क्या है, और डिजाइन फीचर्स के हिसाब से हम सब ग्रुप्स बना सकते हैं। काइंड ऑफ सेल्स जो है फॉर ब्रॉड ग्रुपिंग, जैसे किसी में यूकैरियोटिक सेल है तो वो सारा एक ग्रुप हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक वाले एक ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं आगे, इसमें पढ़ते हैं जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। चार्ल्स डार्विन ने ये किताब लिखी है। रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉन है, याद रखेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो हमारा जगह है, तो जो हमारा टेम्परेट जोन है हमारा, ठीक है, तो वो रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है सिंपल सेल है एंड नो डिवीजन ऑफ लेबर उसमें होता है। एडवांस ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है। ग्रुप पढ़ लेते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्नेस्ट हैकल के बारे में पढ़ते हैं, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वूज, इन्होंने किंगडम के आधार पर डिवीजन किया था। विटेकर ने 5 किंगडम प्रोसेस प्रपोज किए थे ऑन बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमालिया। ये विटेकर का क्लासिफिकेशन है, ये पाँचों। उसके बाद आगे अगर हम देखें, आगे वूज आए, वूज ने डिवाइड किया मोनेरा को आर्कियो बैक्टीरिया में, जो आर्किए था, और यू बैक्टीरिया में। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, जैसे किंगडम के बाद हम फाइलम जो कि एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन उसको होता है प्लांट्स के लिए, क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, और फिर जीनस में, और फिर स्पीसीज में, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट। उसके बाद अपने पास क्या है, विटेकर का जो 5 किंगडम है वो उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मोनेरा को पढ़ते हैं। मोनेरा क्या है, दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है। यूनिसेलुलर बॉडी डिजाइन होता है मोनेरा में। सम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का होता है ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, इंक्लूड करता है बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को या साइनोबैक्टीरिया को, एंड माइक्रोप्लाज्मा और एनाबेना, ठीक है। ये सारा आपका एग्जाम्पल आपका हो गया मोनेरा को। आपको एग्जाम्पल याद रखने, क्योंकि एग्जाम्पल से आ सकता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनेरा का एग्जाम्पल है साइनो बैक्टीरिया, और माइक्रोप्लाज्मा और एनाबेना जो कि एक हेट्रोसिस्ट है उसके पास होता है, तो ये मोनेरा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये छोटे छोटे हैं, आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करो, है ना। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें अपेंडेज यूज करते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सीलिया, इनका ये बॉडी होगा और पीछे में इनका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। विप लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लैजेला होता है फॉर मूविंग अराउंड, ठीक है। और विप से आपको याद आएगा, विप से याद आएगा कि लोकसभा में एक जो हमारा मेंबर होता है उसको विप मेजोरिटी पार्टी डिसाइड करती है, जिसको कि रोल दिया जाता है कि वो जो डेकोरम है और मेंबर्स की अटेंडेंस है उसको सुनिश्चित करे, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे फिर वापस पॉलिटी वाली क्लास में, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे अराउंड टी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, 2 न्यूट्रिशन के मोड है। एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर अल्गी, डाई एटम्स एंड प्रोटोजोन्स, यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल है। यूग्लेना के पास होता है फ्लैजेला, पैरामीशियम के पास होता है सीलिया, साइटोपाइक कहते हैं, इसका वेस्ट आउटलेट होता है पैरामीशियम का। अब फंगाई पे बात करते हैं, तो फंगाई आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ये है फंगाई, आपने देखा भी होगा। और तो फंगाई में क्या है, ये हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड यूज करते हैं, और देयरफॉर इनको सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। ये मल्टी सेलुलर बन जाते हैं एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ्स। ऐसे नॉर्मली यूनिसेलुलर होते हैं बट दे बिकम मल्टी सेलुलर एट सर्टेन स्टेजेस, ठीक है। तो सेल वॉल जो होगा, तो फंगी को हम मल्टी सेलुलर ट्रीट कर लेंगे। सेल वॉल मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल चीटिन, तो इसका जो सेल वॉल होता है चीटिन से बना होता है, किसका, फंगी का। एग्जाम्पल्स है ईस्ट और मशरूम,
फंगी परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशंस विथ ब्लू फंगी का जो रिलेशन होता है म्यूचुअली डिपेंडेंट ब्लू और ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया के साथ, ठीक है। ये इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, और जो सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स है उसको लीचेंस को आप सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स के अंदर में रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं प्लांटे पे। प्लांटे क्या है? जो प्लांटे है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विथ सेल वॉल होता है। तो आप यानी कि बेसिकली आपके प्लांट सेल हो गए, इसमें सेल वॉल होता है। दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमालिया होता है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होता है जिसमें कि सेल वॉल नहीं होता है, और ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब हम एक, चूंकि प्लांटे का फर्दर क्लासिफिकेशन, बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं तो उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया गया है स्पेशली प्लांटे किंगडम का। सो ये डिपेंड करता है वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, यानी क्या अलग अलग कंपोनेंट मौजूद है ना, लीव्स अलग है, स्टीम अलग है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिवीजन किया गया है। वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज, स्पेशल टिश्यू है कि नहीं अलग अलग चीज़ों के लिए। फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू, इसमें सीड हो सकता है, सीड होगा तो मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा, इस हिसाब से डिवीजन किया गया है। सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या है? डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। तो थैलोफाइटा में वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होता है ना, और बॉडी डिजाइन जो होता है थैलोफाइटा का ये सिंपलेस्ट होता है। कॉमनली जो थैलोफाइटा को ही हम क्या बोलते हैं? अलगी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? स्पायरोगायरा, अलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और चारा या उल्वा यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है। इसके बात करते हैं ब्रायोफाइटा पर। ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा हमारे एम्फीबियंस होते हैं, किस किंगडम के? प्लांट किंगडम के। कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टीम, ठीक है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइटा में नहीं होता है कोई भी स्पेशलाइज टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल क्या है ब्रायोफाइटा का? मॉस हो गया, और मैरचानिटिया हो गया, और रीशिया हो गया, फुनेरिया, ये याद रखेंगे। टेरिडोफाइट्स पर बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स, इसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है, अलग अलग पार्ट मौजूद होते हैं, जैसे रूट है अलग, स्टेम अलग, लीव्स अलग। इसमें स्पेशलाइज टिश्यू होता है कंडक्शन ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंसेज के लिए। सम एग्जाम्पल है मार्सिलिया, फर्न्स और हॉर्स टेल, ये आपका टेरिडोफाइट है। द थैलोफाइट्स, द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इसमें नेकेड एम्ब्रियोज होता है, डेट आर कॉल्ड स्पोर्स, याद रखेंगे इस तीनों में। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉस्पिकियस, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इनकॉस्पिकियस का जो मतलब होता है जो कुछ भी बहुत हार्डली विजिबल हो, उसको बोलते हैं हम इनकॉन्स्पिकियस, ठीक है। ये होता है हार्डली विजिबल, है ना। तो आपको ये वोकैब में पूछ सकता है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। समथिंग विच इज नॉट सो मच फेमस और नॉट मच सो मच इजली विजिबल इज इनकॉन्स्पिकियस, एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगेम, ठीक है। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं चूंकि विजिबल नहीं होते इसलिए इसको क्रिप्टोगेम बोलते हैं, और दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं उसमें डिफरेंशिएटिव रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्लांट्स विथ वेल डिफरेंशिएटिव रिप्रोडक्टिव टिश्यूज और अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनोरोगेम्स। तो उसमें आपको प्रॉपर्ली आपको टिश्यूज दिखेंगे रिप्रोडक्टिव टिश्यू, उसको हम फेनोरोगेम्स बोलते हैं। उसमें आता है आपको जिम्नोस्पर्म, जो कि फर्दर क्लासिफाइड होता है बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड, अगर सीड नेकेड है या इनक्लोज्ड फ्रूट्स है कि नहीं, गिविंग अस टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नो होता है इसमें, इसका मतलब होता है नेकेड, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड। सो जो प्लांट्स होता है ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरेनियल, यानी कि आपको ये 12 महीने दिख जाएंगे, एवरग्रीन एंड वुडी। एग्जाम्पल्स आर पाइन्स, देवदार, पाइनस एंड साइकस। तो नेकेड होता है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स, याद रखेंगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स जो होता है, एंगियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो इसका जो सीड होता है डेवलप करता है इनसाइड एन ऑर्गन, कवर्ड होता है ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट, और ओवरी फिर बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंगियोस्पर्म्स जो है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है इसको। प्लांट एम्ब्रियो होता है सीड में, उसमें स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। तो प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स। कॉटिलेशंस आर कॉल्ड सीड लीव्स। तो सीड का जो लीव होता है, यानी कि जब सीड आप वापस बनेगा तो जो लीव्स ग्रो करेंगे इनिशियल स्टेज पे, वो उसको सीड लीव कहा जाता है। बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। दस कॉटिलेडन्स रिप्रेजेंट अ बीट ऑफ प्री डिजाइंड प्लांट इन द सीड। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। तो नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स के आधार पर दो हैं, जैसे कि एक है मोनोकॉटिलेडन, अगर सिंगल लीव्स आपको दिख रहा है, और एक है डाइकॉटिलेडन, अगर दो आपको डाइकॉट्स दिख रहा है। तो दो प्लांट्स विथ सीड्स हैविंग टू कॉटिलेडन्स, मतलब दो लीफी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये वाला हमने कर लिया कवर। अब मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। जो मोनोकॉट्स होता है वो है आपका यहाँ पे पैफियोपेडिलम, डू नॉट ब्रेक इनटू टू हाफ्स, ठीक है। तो ये दो हाफ्स में ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इसको पैफियोडेलियम बोलते हैं। वीट, कॉर्न, मिलेट, लिलीज, सुगर कैन, बनाना, अनियंस, जिंगर, पाल्म, बैम्बू, मेज, ये सब मोनोकॉट होता है, ठीक है। और डाइकॉट्स जो होता है आपका, डाइकॉट्स
ये आपका हो गया इपोमोइया, ब्रेक्स इनटू टू हाफ्स, एप्पल, मैंगो, पीनट, ऑरेंजेस, पीच, कैशवेज, बनानाज, ये सब आपका ये हो गया आपका डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में एक बार डिफरेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पैरेलल वेनेसन क्या होता है और रेटिकुलेट वेनेसन आप समझ लीजिए। कि देखिए इस तरह से जो आपको दिख रहा है फर्स्ट में, ये जो आपको लीफ दिख रहा है, इसमें ये जो वेन्स आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये जो आपको दूसरे में दिख रहा है ये रेटिकुलेट है, यानी कि ये ऐसे निकलेगा, ऐसे आधा तिरछा, ये रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। तो इसमें मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट का जो डिफरेंस है उसको जान लेते हैं। तो मोनोकॉट में जो होता है सिंगल कॉटिलेडन होता है, सीड के हिसाब से अगर बात करें तो एक ही कॉटिलेडन होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ आपको दो कॉटिलेडन दिख जाएंगे, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। रूट जो होता है मोनोकॉट का वो होता है फाइब्रस रूट, ये आपको पूछ सकता है। और डाइकॉट का जो रूट होता है वो टैप रूट होता है, मतलब एक मेन रूट होता है और उससे टैप कर करके यानी ये स्ट्रक्चर बाहर आते हैं। लेकिन फिब्रस रूट में फिर मल्टीपल स्ट्रक्चर उससे भी बाहर आता है। फ्लावर में हैव पेटल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ पर जो पेटल्स होता है 3 3 के मल्टीपल में आपको दिखेगा, देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 3 पत्ते करके। आई हैव 4 और 5 पेटल्स, तो यहाँ पे आपको या तो 1 2 3 4 5 पेटल दिखेगा, या फिर आपको 4 पेटल दिखेगा। लीफ जो है आपका नैरो पैरेलल वेन्स दिखाता है, याद रखेंगे मोनोकॉट में। ओवल और पाल्मेट, यानी कि अब ये आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आप मोनोकॉट में चले जाओ, इसमें से कोई भी आप प्लांट ले लो, जैसे जिंगल ले लो, बनाना ही ले लो, अनियन ले लो, ठीक है, वीट कॉर्न, वीट ले लो, उसके अगर आप लीफ को देखोगे तो आपको पैरेलल वेनेसन देखने के लिए मिलेगा। तो नाउ यू कैन जस्ट बाय चेकिंग लीफ यू कैन टेल कि किस तरह का इसका सीड होगा, मोनोकॉट होगा कि डाइकॉट होगा। वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें बहुत सारे वेन्स अवेलेबल होते हैं, उनका बंडल होता है, वो स्कैटर्ड होता है। और वेस्कुलर बंडल जो इसमें होता है, वेस्कुलर बंडल ये हमारा रिंग्ड होता है, रिंग शेप का होता है। तो इसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर होता है और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रिंग शेप में होता है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स जो आपका है यहाँ पे हैव 1 पोर और फ्यूरो, हैव 3 पोर्स और फ्यूरोज। तो पॉलन ग्रेन्स में 1 पोर होता है इसमें, और इसमें होता है 3 पोर्स। अब बात करते हैं, फाइनली प्लांट किंगडम खत्म हो गया, अब एनिमलिया किंगडम पर बात करते हैं। एनिमलिया किंगडम में हमारे पास क्या क्या होता है? एनिमलिया किंगडम में हमारे पास होता है यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ये सब। सेल्स में सेल वाल नहीं होता है, ज़्यादातर एनिमल्स मोबाइल होते हैं। पॉरीफेरा से शुरुआत करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें पोर्स होता है। पॉरीफेरा से हमें याद आएगा पोर्स। ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं जो अटैच होते हैं, मूव नहीं कर सकते। नॉन मोटाइल मतलब अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। होल्स और पोर्स होता है इनके पूरे बॉडी पे, इसलिए इनको पॉरीफेरा भी कहते हैं। These lead to a canal system that helps in circulating water। तो ये पोर्स की मदद से कैनाल सिस्टम बन जाता है जिससे वाटर सर्कुलेट हो सकता है थ्रू आउट द बॉडी, और फूड और ऑक्सीजन भी आ सकता है। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन, वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज, मतलब इनके पास सेपरेट टिश्यू ज़्यादा होते नहीं, अलग अलग काम के लिए। कॉमनली इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है एंड आर मेनली फाउंड इन मराइन हैबिटेट्स। एग्जाम्पल्स आपका क्या हो गया? यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला और साइकॉन, ये आपका पॉरीफेरा हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉलियन ट्राटा पे, जिसको नाइडीरिया भी कहते हैं, या फिर अगर सी साइलेंट नहीं है तो स्नाइडीरिया, जो भी पढ़ लो आप। कॉलियन ट्राटा, एनिमल्स लिविंग इन वाटर शोइंग मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन। तो वाटर में ही रहते हैं लेकिन ज़्यादा बॉडी डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग सेपरेट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं अलग अलग काम के लिए। एक कैविटी होता है बॉडी में, बॉडी मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, 2 लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है बॉडी। वन मेक्स अप सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक्स अप द इनर लाइनिंग। सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज, कॉलोनीज में रहते हैं। तो कॉलियन ट्रेटा से आपको कोरल्स याद आएगा, और कोरल्स जो है आपको याद आएगा कि भारत में जो एरिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा कोरल्स आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वाइल्स अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पान, ठीक है। तो कुछ तो कॉलोनी में रहते हैं और कुछ अलग अलग भी रहते हैं, जैसे हाइड्रा, इसमें स्टिंगिंग सेल होता है, और स्टिंग मतलब ये सेल आपको काट सकते हैं, जेलीफिश और सी एनिमोन्स, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। और प्लेटी हेलमिन्स पे बात करते हैं, ठीक है। प्लेटी हेलमिन्स हम कर रहे हैं एनिमल किंगडम को। फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन बॉडी होता है, बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है प्लेटी हेलमिन्स में, मतलब एक इस इधर का बॉडी और इधर का बॉडी आपको दोनों सिमेट्रिकल दिखेगा, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। 3 लेयर होता है सेल का, फ्रॉम विच डिफरेंशिएट टिश्यू कैन बी मेड, विच इज वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्राइबोप्लास्टिक। ट्राइबोप्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि 3 लेयर होता है सेल का। ये याद रखेंगे, 3 लेयर होता है सेल का जिससे अलग अलग टिश्यू बनते हैं, इसीलिए इसको ट्राइबोप्लास्टिक बोलते हैं। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। तो आउटसाइड इनसाइड बॉडी लाइनिंग बन जाता है और कुछ ऑर्गन बन जाता है, और सम डिग्री ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन भी होता है। इसमें नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलम, सीलम बोलते हैं जो कि ट्रू बॉडी इंटरनल कैविटी इसमें नहीं होता है, इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड। जैसे हम हैं तो हम लोग में जो ह्यूमंस है उसमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है जिसमें ऑर्गन्स वगैरह आपका रखा हुआ होता है, लेकिन इसमें प्लेटी हेलमिन्स में नहीं होता है। बॉडी होता है फ्लैटेंड डॉर्सी वेंट्रली, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस जो होता है ये फ्लैटेंड होता है, जैसे
इस तरह से आप देखेंगे टॉप टू बॉटम जो बॉडी होता है ये फ्लैटेंड होता है, इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, विच इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासाइटिक होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लानेरियंस, और पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं जैसे लीवर फ्लूक्स हो गया, टेप वॉर्म जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब नेमाटोडा पे बात करते हैं। नेमाटोडा क्या होता है? नेमाटोडा इसको हम एसशेल मिन्स भी बोलते हैं। बॉडी होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल और इसमें भी ट्राइबोप्लास्टिक होता है। बॉडी सिलिंड्रिकल होता है रादर देन फ्लैटेंड। अभी हमने उसमें देखा प्लेटिहेल में फ्लैटेंड, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी था। टिश्यू होता है बट नो रियल ऑर्गन्स, टिश्यूज मौजूद होते हैं, कोई रियल ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो भी स्यूडो होता है, स्यूडो कॉलम होता है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होता है। पैरासाइटिक वॉर्म्स काउजिंग डिजीज सच एज द वॉर्म्स काउजिंग एलिफेंटियासिस, तो उसको फिलेरियर वॉर्म्स कहते हैं, वो नेमाटोडा होता है। और द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म्स, ये भी नेमाटोडा होता है। एस्कैरिस जो होता है मेल एंड फीमेल होता है। एस्कैरिस में जो होता है ये दोनों मेल और फीमेल ही होता है। और विचेरिया, ये हम याद रखेंगे, नेमाटोडा। एनालिडा पे बात करते हैं। एनालिडा क्या है? एनालिड एनिमल्स जो होता है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल और ट्राइबोप्लास्टिक होता है। इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है, इसमें एनालिडा में। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें ट्रू ऑर्गन्स पैकेज कर सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन इसमें होता है, अलग अलग ऑर्गन मौजूद होते हैं, सेगमेंटल फैशन में डिफरेंशिएटेड होते हैं और एक के बाद एक इनको हेड से टेल तक रखा जाता है। फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, जैसे फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, एज वेल एज लैंड में। अर्थवॉर्म्स, नेरेइस एंड लीचेज आर फैमिलियर एग्जाम्पल। और अर्थवॉर्म आपका एक हर्माफ्रोडाइट भी होता है और एनालिडा के अंदर ही आता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एर्थ्रोपोडा पर। एर्थ्रोपोडा क्या है? पोडा का मतलब आपका होता है पैर, पोडा का मतलब लेग से होता है ना। तो आर्थ्रोपोडा पे बात करते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका। सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, द सीलोमिक कैविटी इज ब्लड फील्ड। तो ब्लड वेसल में नहीं होता है, इनका ओपन होता है, तो ब्लड सीलोमिक कैविटी में ही रहता है। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, तो इसका जो लेग्स होता है जॉइंटेड होता है। द वर्ड आर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग्स, पोड मीन्स लेग्स होता है, आर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग। सम फैमिलियर एग्जांपल्स आर प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स। तो ये एग्जांपल देख लो आप, पलेमन है, यहाँ प्रॉन है, और यहाँ पे पेलमेनियस है, स्कॉर्पियन है, अरेना स्पाइडर है, बटरफ्लाई है, और मस्का जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं, और यहाँ पे आपको कॉकरोच मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सेंटीपीड मिल जाएगा, या मिलीपीड मिल जाएगा। ये आपको आर्थ्रोपोडा होता है। मोलस्का पे बात करते हैं। इसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, सीलोमिक कैविटी रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम सेगमेंटेशन होता है। ये इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किडनी लाइक ऑर्गन्स मौजूद होता है एक्सक्रेशन के लिए। ठीक है, देयर इज अ फूड दैट इज यूज फॉर मूविंग अराउंड, एग्जांपल्स आर स्नेल्स, मसल्स, चिटन, ऑक्टोपस, पीला एंड यूनियो। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे सीलोमिक कैविटी रिड्यूस हो जाता है और लिटिल सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये आपसे पूछ देगा कि क्या मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किडनी लाइक ऑर्गन्स मौजूद होता है किसके में? एक्सक्रेशन के लिए मोलस्का में। एकिनोडर्माटा जो है, एकिनोज का मतलब मीन्स हेज हॉग, शार्प नीडल्स, तो एकिनोज का मतलब होता है शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर, एंड डर्मा मीन्स स्किन। सो दीज आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपको किसके स्किन पर आपको कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। आपने स्याही का नाम सुना होगा। एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होता है, फ्री लिविंग होता है, ट्राइबोप्लास्टिक होता है, और इसमें होता है सीलोमिक कैविटी। दे ऑल्सो हैव अ पीक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। तो वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है जिसके कारण से ये मूव कर सकते हैं। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर that they use as a skeleton. Examples are starfish and sea urchins. अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पर इसका एग्जांपल में क्या है। स्टेरियस, ये स्टारफिश है, आपको यहाँ पे सिमेट्री दिख जाएगा। फिर यहाँ पे एकिनियस, इसको सी अर्चिन बोलते हैं, होलोथ्यूरिया, सी ककम्बर, एंटेडॉन, इसको फेदर स्टार बोलते हैं। ये सारा जो आपका एग्जाम्पल हो गया एकिनोडर्माटा का ही एग्जाम्पल हो गया। आपको यहाँ पे दिख सकता है जो कांटे वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था। अब बात करते हैं प्रोटोकॉर्डाटा पे। तो प्रोटोकॉर्डेटा, यहाँ कॉर्ड पे गौर कीजिएगा आप। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्राइबोप्लास्टिक होता है, इसमें होता है सीलम। एक नया फीचर होता है बॉडी डिजाइन का जिसमें एक जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इसमें सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ, इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है जो कि एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दैट रंस अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। तो आपको देख ही रहा है, जैसे ह्यूमंस में आपको एक स्पाइनल कोड मिल जाता है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर मसल टू अटैच फॉर द ईज ऑफ मूवमेंट। प्रोटोकॉर्डिस may not have a proper notochord present at all stages in their lives for the entire length of the animal. Protochordates are marine animals. Examples are Balanoglossus, Herdmania and Amphioxus. अब आज आते हैं वर्टेब्राटा, और सबसे इंपॉर्टेंट पे वर्टेब्राटा में क्या करेंगे। वर्टेब्राटा में इसमें एक ट्रू वर्टेबुलर कॉलम होता है और इंटरनल स्केलेटन मौजूद होता है। वर्टेब्रेट जो होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्राइबोप्लास्टिक होते हैं, सीलमिक होता है, सेगमेंटेड होता है विद कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स।
ऑल कॉर्डेट्स पोसेस द फॉलोइंग फीचर्स, सारे कॉर्डेट में एक नोटोकॉर्ड होता है, हैव डोर्सल नर्व कोड होता है, आर ट्राइबोप्लास्टिक, हैव पेयर्ड गिल पॉजेस, आर सिलोमेट, 5 टाइप्स ऑफ वर्टेब्रेट होता है, पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमिलिया। तो इसमें हम कुछ को हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले पीसेज। तो पीसेज इसको फिश बोलते हैं, एक्वाटिक होता है, स्किन कवर होता है स्केल से, ऑब्टेन जो करता है ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व होता है वाटर में गिल्स की मदद से, बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, मस्कुलर टेल होता है जिसको कि मूवमेंट के लिए यूज होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, और हार्ट में होता है सिर्फ 2 चैम्बर, अनलाइक द 4 जो कि ह्यूमन में होता है। ये दे लेग्स एग ले करता है, सम विथ स्केलेटन्स मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क्स, शार्क्स का स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, सम विथ अ स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज। तो कुछ में बोन और कार्टिलेज दोनों से स्केलेटन बना होता है, जैसे टूना और रोहू। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, स्कॉलियोडन या डॉग फिश, लायन फिश, एंगलर फिश, मैंडरिन, रोहू, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, एक्जोसीटस और क्लाइंबिंग पर्च जिसको एनाबस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एम्फीबिया और रेप्टिलिया पे। एम्फीबिया ऐसा स्पीसीज जो आपको पानी में भी रह सके और आपका जमीन पे भी रह सके। इसमें स्केल नहीं होता है, मकस ग्लैंड होता है स्किन में, और एक 3 चैम्बर्ड हर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा एम्फीबिया में। इंस्पायरेशन या तो गिल से या लंग से होता है। वो एग ले करता है, फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग्स, टोड्स, हाइला ट्री फ्रॉग होता है, कॉमन फ्रॉग, राना टिग्रिना और सैलमेंडर्स सम एग्जाम्पल है। रेप्टिलिया होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उसमें स्केल होता है और लंग से ब्रीथ करता है। 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल याद रखेंगे, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट होता है। दे लेग एग्स विथ टफ कवरिंग्स, उसमें एग ले करता है जिसमें टफ कवरिंग होता है, एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस। ठीक है। स्नेक्स जो है, टर्टल जो है, लिजार्ड है, एंड क्रोकोडाइल्स है, कमेलियंस, किंग कोबरा, फ्लाइंग लिजार्ड, हाउस वाल, ये सब आपका जो है इस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। तो ये टफ कवरिंग में रिलीज करता है। जो हमारा जो फ्रॉग है यहाँ पे फ्रॉग आपका इसमें आ रहा था एम्फीबियंस में, और जो कि पानी में रिलीज कर रहा था उसको, और रेप्टिलिया को जरूरत नहीं है पानी में करने की। एव्स को पढ़ लेते हैं। एव्स जो है, एव्स वर्ड बर्ड्स के लिए आता है। तो एव्स वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, दे 4 चैम्बर्ड हर्ट इसमें होता है, ले करता है एग, आउटसाइड कवरिंग फेदर का होता है, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, वाइट स्टॉक ऑस्ट्रिच एंड मेल टफ्टेड डक। मेमेलिया अब हम पढ़ लेते हैं। मेमेलिया वार्म ब्लडेड एनिमल होता है जिसमें 4 चैम्बर होता है, जिसमें मेमोरी ग्लैंड होता है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है ताकि यंग वन को नरिश कर सके। स्किन में होता है हेयर एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ज़्यादातर मेमल यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, हाउएवर फ्यू वन ऑफ देम लाइक द प्लेटिपस एंड एकिडना, ये याद रखेंगे। प्लेटिपस और एकिडना मैमल तो है लेकिन वो अंडा ले करते हैं। ठीक है। एंड सम लाइक कंगारूज जो गिव बर्थ करता है वेरी पोरली डेवलप यंग वंस को, जैसे रैट, यंग वंस, रैट, बैट, वेल, ह्यूमन, कैट, वेल एक्सेट्रा, ये मैमल्स हैं। सिस्टम नेचुरे जो है कार्लस लिनियस ने लिखी है टेक्सोनोमी को, उसमें बताया गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होमोसेपियंस में होमो जीन है, तो होमोसेपियंस में होमो कैपिटल लेटर से होगा। नेम द स्पीसीज बिगिंस विद, तो सेपियंस स्पीसीज है, वाइज स्पीसीज ये स्मॉल लेटर से बिगिन होता है। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखते हैं। व्हेन प्रिंटेड बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। अब फाइनली हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल। चलिए, तो ब्रेक हो गया खत्म। अब करते हैं हम आगे, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है। अब एक ब्रेक हम लेंगे इसके बाद, जब हम कर लेंगे ये पूरा चैप्टर।
हेल्थ जो है एक स्टेट ऑफ बीइंग वेल होता है, वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर हेल्थ क्या है, जैसे पब्लिक क्लीनलीनेस होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, तभी तो आप कमा पाओगे और अपने हेल्थ पे ध्यान रख पाओगे, है ना, न्यूट्रिशन युक्त फूड ले पाओगे, ठीक है। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप बात कर लेते हैं एक्यूट डिजीज पर। जो एक्यूट डिजीज होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, क्रोनिक डिजीज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है कॉज होता है बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि वायरस, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। पेप्टिक अल्सर जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। ये डिस्कवरी मार्शल और वॉरेन ने की थी, इनके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। एस्टिफाई लोको की बैक्टीरिया जो एक्ने काउज करता है, ये एस्टिफाई लोको की है, याद रखेंगे। ट्राइपेनोसोमा जो है प्रोटोजोआ है जो कि स्लीप सिकनेस कॉज करता है। लिस्मानिया जो है प्रोटोजोआ है जो कि काला जर कॉज करता है, लिस्मानिया भी याद रखेंगे, एक प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है। एस्कारिस लुम्ब्रिशॉइड्स जो राउंड वॉर्म है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके बाद हम एजेंट और डिजीज में और थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। एजेंट इधर, डिजीज इधर। वायरस, वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और एड्स। बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड, फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स। प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया और कालाजर। वॉर्म से आपको एलिफेंटियासिस, राउंड वॉर्म जो होता है नेमाटोड होता है। फंगाई से आपको स्किन इन्फेक्शन होता है। वायरसेज आर ओनली अलाइव इनसाइड होस्ट बॉडी, हमने पढ़ा था। वोम्स जो होता है मल्टीप्लाई करता है बहुत स्लोली। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होता है ब्लॉक करता है बैक्टीरियल प्रोसेसेस को दैट बिल्ड द सेल वॉल। सॉरी, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट दे दिया कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ और पैरासाइट से क्या क्या बीमारियाँ होती है, इसको एक बार देख लेना। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये सब जो बीमारियाँ हैं, ये सारे जो जितने भी बीमारी हैं, डायप्थेरिया, ये सब बैक्टीरिया से होता है। ये जो बीमारियाँ हैं, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्ब्स, ये सारे जो बीमारियाँ हैं ये होता है आपका वायरसेस से। फिर ये जो सारे हैं ये आपको एथलीट्स फुट हो गया, है ना, नेल फंगस हो गया, ये सारे फंगस से होते हैं, ठीक है। रिंग वॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो है एमबीएसिस एंड एमेबिक, ठीक है। अब ये मेनिंजो एनसेफेलाइटिस, ठीक है, जो जापानीज फीवर भी है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, ये सारे। और ये जो है हुक वॉर्म, इस तरह से ये हेलमिन से या पैरासाइट से होता है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है कॉमन कोल्ड है, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस एयर से फैलता है। कॉलेरा जो है थ्रू वाटर एक्सक्रेटा फैल सकता है। सेक्सुअल एक्ट से सिफिलिस और एड्स हो सकता है। इंटरमीडिएरी जो कैरी करते हैं इन्फेक्टिव एजेंट्स को, उसको वेक्टर्स बोलते हैं। ऑर्गेन स्पेसिफिक डिजीज होता है और टिश्यू स्पेसिफिक डिजीज भी होता है। जैसे टीबी बैक्टीरिया है जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है। टाइफाइड जो है अगर मौत से आता है तो गट लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जॉइंडिस जो है आपका आपको लीवर तक चला जाता है और जो वायरस को इफेक्ट करता है, जो वायरस से होता है और लीवर को इफेक्ट करता है। एचआईवी इन्फेक्शंस जो है स्प्रेड कर जाता है लिम्फ नोड्स से ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। और लिम्फ नोड्स आपका इम्यून सिस्टम्स का भी पार्ट होता है, ये याद रखेंगे। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब, ये जाता है लीवर तक और फिर जाता है आरबीसी तक, मलेरिया जो कॉजिंग माइक्रोब होता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस ब्रेन फीवर होता है। वायरस बाइट बट अटैक्स ब्रेन, वायरस होता है मच्छर के काटने से होता है लेकिन ब्रेन को अटैक करता है, इसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे सेल को रिक्रूट करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मारने के लिए। इस दौरान हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है और इस दौरान लोकल इफेक्ट्स जैसे स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट देखने को मिलता है। लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं। द इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। एडवर्ड जेनर जो है डिस्कवर किया था इन्होंने स्मॉल पैक्स वैक्सीन फ्रॉम कॉपॉक्स, ठीक है। फाइनली ये हो गया कवर। और लास्ट चैप्टर आई थिंक नेचुरल रिसोर्सेज का है, उसको भी देख लेते हैं। जो बर्न्ट हाइड्रोकार्बन है और प्लस वाटर है, ठीक है। तो बर्न्ट हाइड्रोकार्बन और वाटर, ये स्मॉग होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिक्स्ड विथ वाटर, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या है, सन, जो सन फैक्टर है वो वेदरिंग हो गया आपका। उसके बाद वाटर क्रैक्स, फ्रीजिंग एंड इरोजन होता है वहाँ पे। विंड वो ब्लो करता है तो टॉप लेयर को इरोड करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लीचेन और मॉस, तो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेट डिसाइड्स द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया। कुछ साइकिल हैं जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो वाटर साइकिल तो आपको पता ही है कि जो इवेपोरेशन वाला साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल को देख लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन टू अमोनिया कन्वर्जन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन से अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है तो उसको अमोनिफिकेशन बोलेंगे या नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है, राइजोबियम करता है और एजेटोबैक्टर करता है। कहाँ मौजूद होता है, रूट में मौजूद होता है, लेग्यूम्स के डाइकॉट्स रूट नोड्यूल्स में मौजूद होता है।
ऑल्सो लाइटनिंग के दौरान भी हो सकता है ऐसा। प्लांट्स देन कन्वर्ट दीज इनटू अमीनो एसिड्स, तो प्लांट को जब एक बार नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में मिल जाता है तो इसको प्लांट अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और जब एनिमल वापस मर जाता है जिसने इस प्लांट को खाया होगा तो नाइट्रोजन वापस अर्थ को मिल जाता है और फिर वापस एटमॉस्फेयर में चल जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, एक होल साइकिल होता है नाइट्रोजन साइकिल का। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, अमोनिया टू नाइट्राइट, तो एक तो हमने देखा नाइट्रोजन टू अमोनिया, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और अमोनिया से नाइट्रेट और या नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में, तो उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद कार्बन साइकिल आपको मालूम होना चाहिए। कार्बन साइकिल जो है, कार्बन देखो बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है हमारे यहाँ पे, है ना, जैसे हमारा जितना भी ऑर्गेनिक चीज़ें सब में कार्बन मौजूद है। तो एक्जोस्केलेटन मेड ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट्स, जो एक्जोस्केलेटन होता है वो इससे बना होता है। कंपोनेंट जो है CO2, प्लांट्स ऑक्सीजन, CO, इसमें क्या क्या होता है, CO2 सबसे पहले प्लांट CO2 लेता है, फिर ऑक्सीजन देता है जो कि एनिमल तक पहुँचता है। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल जो होता है दोनों का दोनों रिटर्न CO2, ठीक है, ऑक्सीजन टू एनिमल्स, फिर उसके बाद एनिमल जो होता है रिटर्न करता है CO2, ठीक है, डिकम्पोज होता है। अदर कार्बन फॉर्म्स जो है वो क्या क्या है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सेल्स, पेट्रोलियम कार्बोनेट्स इन वाटर, लाइमस्टोन। मतलब बेसिकली कार्बन का साइकिल है कि प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन दिया उसने, ऑक्सीजन एनिमल को मिला, ठीक है, प्लांट से आपका, फिर एनिमल ने क्या रिटर्न किया, CO2, ठीक है, फिर एनिमल कर गया डिकम्पोज, तो वहाँ से भी कार्बन वापस, और कार्बन के जो दूसरे फॉर्म है वहाँ से भी कार्बन वापस। ऑक्सीजन साइकिल में ऑक्सीजन 21% होता है, ज़्यादा एबंडेंट नाइट्रोजन होता है। उसके बाद ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं कि O3 का लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पे, पॉइजनस होता है, प्रोटेक्ट करता है यूवी रे के अगेंस्ट, CFC से होता है डैमेज, एसिड रेन जो कॉज करता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी एसिड रेन हो सकता है, हालांकि काफ़ी वीक एसिड होता है, तो इसलिए मेनली क्रेडिट सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है कि वो एसिड रेन कॉज करते हैं। यहीं पर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे चलते हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आई थिंक 9th का आखिरी चैप्टर है। फोटो पीरियड्स क्या होता है, जो कितने घंटों तक सनलाइट रहा उसको फोटो पीरियड्स बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, क्रॉस करते हैं हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स में ताकि एक हाई यील्डिंग वैरायटी हमें मिले। ठीक है, इसमें क्रॉप्स और टाइप्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो हमारा खरीफ क्रॉप होता है, ये हमारा खरीफ क्रॉप मानसून में लगाया जाता है, इसलिए इसको मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे खरीफ, और खरीफ क्रॉप में हम इसको बोलते हैं मानसून क्रॉप्स। ये होता है जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर में हम इसको निकाल लेते हैं। राइस, मेज, ठीक है, तो यहाँ से रागी, सोरगम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, जूट, उड़द, ये आपका खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो गया, ये हम याद रखेंगे। बस खरीफ याद रखेंगे कि ये मानसून क्रॉप होता है। फिर राबी क्रॉप जो होता है आपका विंटर क्रॉप होता है। तो खरीफ आपने लगाया किस में, खरीफ लगाया आपने मानसून में, ठीक है, तो जुलाई में आपने इसको लगाया। और ये जो आपका क्रॉप है ये राबी, ये हम लगाते हैं विंटर में, इसको बोलते हैं विंटर क्रॉप। ठीक है, तो आर से राबी, और जो आर रबी जो होता है सूरज का होता है आपका, सूरज का आपका पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है। तो रबी का उल्टा यानी कि गर्मी, गर्मी का उल्टा ठंडा, तो याद रखेंगे कि रबी का उल्टा यानी विंटर क्रॉप्स में हम इसको लगाते हैं। अक्टूबर टू फरवरी, अक्टूबर विंटर में लगाते हैं, ठीक है, फरवरी में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। वीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, चलते हैं आगे। जैद क्रॉप एक शॉर्ट सीजन होता है खरीफ और राबी में, यानी मानसून और विंटर क्रॉप्स के बीच में। इसमें पंपकिन, ककम्बर, वाटरमेलन, बीटर गार्ड, मस्क मेलन और फॉडर क्रॉप्स आता है, यानी चारे वाले जो क्रॉप्स होते हैं। तो एक बार फिर से हम याद रखेंगे कि खरीफ मानसून क्रॉप होता है, और आपको पता है बारिश का मौसम लगभग जुलाई से चालू होता है, तो जुलाई से अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना का आप ले लीजिए, 3 सीजन आपको मिल जाएंगे। और अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो विंटर में विंटर आपको पता है दुर्गा पूजा के बाद ही लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास स्टार्ट होता है। तो ये वहीं पे जैद क्रॉप जो है शॉर्ट सीजन बिटवीन खरीफ एंड राबी, इसमें ये सब हम लगाते हैं खरीफ और राबी के बीच में। यानी कि आपका ये जो खरीफ सीजन है जो ये आपका अक्टूबर में ख़त्म हुआ, जो राबी सीजन है जो फरवरी में ख़त्म हुआ, राबी आपका कहाँ पे ख़त्म हुआ, फरवरी में। और फिर खरीफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, जुलाई से। तो वही मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो सीज़न बचता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो सीज़न बचता है, ये आपका जैद क्रॉप का सीज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये लगभग ये मार्च से जो है जून तक का जो सीज़न बचता है। इसी दौरान आप देखेंगे कि मार्केट में आपको तरबूज वगैरह मिलने लगेंगे। अब बात करते हैं, तो एयर में क्या क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन। वाटर में क्या क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सॉइल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर और
मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रो तो हमने देख लिया, और माइक्रो जो है आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर जो है सन, ठीक है, सन हेम्प या गुआर इसको कहते हैं, मर्ज्ड इनटू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो उसको हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं कि आपने कुछ घास वगैरह लगाया, उनको आपने सॉइल में मल्च कर दिया, मिला दिया, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, वो ग्रीन मैन्योर। बायो फर्टिलाइजर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। बायो पेस्टिसाइड्स होता है नीम या टर्मेनिक लीफ, स्टोरेज में यूज करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है वीट प्लस ग्राम लगा दिया, या मैंने वीट प्लस मस्टर्ड लगा दिया, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर लगा दिया, ठीक है, तो क्रॉप फेलियर हुआ तो हमें हो सकता है कि एक क्रॉप फेल कर जाए, एक क्रॉप बच जाए, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रोन ऑन सेम लैंड। तो डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग सेट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वाले क्रॉप को एक ही समय पे लगा दिया जाता है, ठीक है। सोया प्लस मेज, तो यहाँ पर एक मिक्स्ड क्रॉपिंग आपका हो गया, इसमें आप दो दो लगाते हैं, जैसे वीट प्लस ग्राम लगा रहे हैं, और इसमें भी वही इंटर क्रॉपिंग में हम स्टडी करते हैं कि क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स को एक ही बार में लगा देते हैं। सोया और मेज जो है या फिंगर, इसमें आपका इंटर क्रॉपिंग में आता है। मिलेट के साथ आप काउपी लगा सकते हैं, लोबिया कहते हैं इसको। क्रॉप रोटेशन जो है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन मॉइस्चर एंड इरिगेशन। एक जमीन पर आप मॉइस्चर और इरिगेशन को स्टडी करते हैं और क्रॉप को आप रोटेट करते रहते हैं, ताकि जमीन बंजर ना हो, जमीन ठीक रहे, प्रोडक्टिव रहे। वीड्स जो है जैसे जैंथियम, गोखरू, पैर्थेनियम, गाजर घास, सिप्रेनस रोटेंडस, मोथा, ये आपका आपका वीड्स जो का वेराइटी है, ठीक है। कैटल फार्मिंग, तो इंडियन कैटल जो है उसको उसमें बोलते हैं बॉस इंडिकस, कॉज एंड बॉस बुबालिस, जिसको बोलते हैं बफेलो। मिल्क एनिमल्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स डेयरी एनिमल्स होता है। ड्रॉट एनिमल्स जो है फार्म लेबर में, तो मिल्क एनिमल हम याद करेंगे, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होता है डेयरी एनिमल्स, और ड्रॉट एनिमल्स फार्म लेबर में यूज होता है, ठीक है। एनिमल जैसे कि बैल वगैरह हो गया। एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज, हाई फाइबर एंड कंसनट्रेट्स, लो फाइबर, हाई प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन। तो रफेज होता है हाई फाइबर और कंसनट्रेट होता है लो फाइबर, ठीक है। फाइनली फिशिंग का भी हमारे पास इंडस्ट्री है। तो फिशिंग जो है, कैप्चर फिशिंग जो होता है, पकड़ते हैं हम, वो नेचुरल होता है। कल्चर फिशिंग हम एक कल्चर में उगाते हैं, फिश फार्मिंग कहते हैं उसको। पॉपुलर मरीन फिश जो वैरायटी जो है, पॉम्फ्रेट है, मकरेल है, टूना है, सार्डिन्स है, मरीन फिश का वैरायटी है, बॉम्बे डक है। इको साउंडर्स आर यूज टू लोकेट लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश। तो स्कूल्स ऑफ फिश और सोल ऑफ फिश हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कब यूज करते हैं इंग्लिश में, वो हम इंग्लिश वाले क्लास में पढ़ेंगे, कब हम सोल यूज करते हैं, कब हम स्कूल यूज करते हैं। हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है ऑयस्टर्स, जैसे किसका हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जैसे ऑयस्टर्स, उसमें पल्स मिलता है, मोती वगैरह, भेटकी, मुलेट्स, पर्ल स्पॉट्स, प्रॉन, सेलफिश, मरीन फिशेज। अब मैरी कल्चर क्या होता है? कल्चर फिशरीज एज बैकअप टू डिप्लेटिंग मरीन फिश स्टॉक। तो अगर समुद्र का मान लो फिश स्टॉक कम हो रहा है, तो हम मैरी कल्चर यानी हम पाल सकते हैं मछलियों को, ठीक है, टू मीट आवर डिमांड्स। इनलैंड फिशरीज हो गया। कंपोजिट फिश कल्चर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 स्पीसीज। इनलैंड फिशरीज में हम क्या करते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर में 5 और 6 स्पीसीज को एक फिश पॉन्ड में हम उसमें उसको उसमें उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, एज दे हैव डिफरेंट फीडिंग जोन्स, ठीक है। सो लेस कंपटीशन एंड हाई ग्रोथ होता है। तो इसमें जो कि फिश कल्चर में सबका कॉम्बिनेशन, सब जो फिश है सब अलग अलग वैरायटी की होती है। तो कोई बॉटम पे तैरता है, कोई दूर तैरता है, तो कोई कंपटीशन उतना ज़्यादा होता नहीं और सब सर्वाइव कर सकते हैं। कतला जो है सरफेस फीडर होता है। रोहू आपको मिडिल या ऑफ द पॉन्ड में मिल जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है जो कतला होता है वो कौन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस फीडर फिश? तो कतलाज आपका सरफेस फीडर होता है। फिर रोहू बाकी आपका मिडिल ऑफ द पॉन्ड में होता है। मृगल या कॉमन कार्प्स जो होता है बॉटम फीडर होता है। और ग्रास कार्प्स जो होता है फीड करता है वीड पे। अब लास्ट स्लाइड है आई थिंक। बी कीपिंग जो है एपीकल्चर कहते हैं उसको, एपिस सेरेना इंडिका इंडियन बी है। डॉर्सेटा जो है रॉक बी है। फ्लोरे जो है आपका द लिटिल बी, आपको इसको आप कहते हैं द लिटिल बी। ए मेलिफेरा इटालियन बी है, ठीक है। हाई हनी कलेक्टर्स एंड स्टिंगलेस, ठीक है। तो इटालियन बी जो मेलिफेरा है। वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन पेस्टूरेज और फ्लावर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर फाइनली हमने जो पूरा अपना 9th क्लास था वो कर लिया कवर। अब हम करेंगे 10th क्लास को कवर। कुछ स्लाइड और बचे और हम इसमें पूरा बायो करके जाएंगे, ठीक है। वीडियो को आप 1.5x पर देखते रहो, और अगर आप एक शिफ्ट में नहीं देख पा रहे 2 शिफ्ट में देखो, और उसके बाद फिर से आप इसको नोट्स बना लो अपना, और उसके बाद आप अटेम्प्ट करो। हम PYQs करेंगे और आई थिंक आप सारे PYQs डेफिनेटली इसी से कर पाओगे। सो यहाँ पर लेते हैं एक 2 मिनट का ब्रेक, और देन वी विल अगेन स्टार्ट विद दिस।
ओके, इसके बाद करते हैं आगे. लेट मी वंस चेक इफ द रिकॉर्डिंग इज वर्किंग फाइन. ओके, रिकॉर्डिंग इज वर्किंग फाइन. So let us return and let us return again to this thing. Okay, I think it will take some time. Okay. I think this is trying to save the file. I didn't ask for saving the file. Still it is trying to save the file. Just a minute. Okay, let us start. I think just a minute. Slide is misbehaving. Okay, I think okay. Let us do one thing. Let us do one thing. I stop the recording at this point of time for class 9 and I record then class 10 separately, and we'll do then we have to do two parts, I think. Okay. So yes, Charlie, over and out for this video. I will record separately and I will upload it in the other part. Okay, Charlie, come in. So first of all, again do two things. Adjust your audio and video quality from the YouTube settings. एंड अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो को 1.5x कर लो. और इस वीडियो में हम बायोलॉजी जो कर रहे थे CDS और NDA के लिए, वो इसका पार्ट 2 है. पार्ट 1 जो क्लास 9th की पूरी बायोलॉजी हमने एक ही वीडियो में की थी, वो इसी चैनल पे अपलोडेड है. और हम यहाँ पे पार्ट 2 करेंगे और CDS NDA के लिए पूरी बायोलॉजी NCERT से लाइन बाय लाइन. तो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट विद दिस स्लाइड. Okay, let me just once check if the recording is going on. Okay, so let us start. Yes, the recording is going on. Okay, so क्या है? ओके, क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस. बायोलॉजिस्ट जो है, बायोलॉजिस्ट उनका कहना है कि मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए, है ना. और वायरस का हम कंट्रोवर्सी वहाँ पे जानते हैं, ठीक है, कि वायरस तो मूव नहीं करता है ना. अगर मूव कोई चीज़ कर रहा है तभी जिंदा है, ऐसा वो कहते हैं. लेकिन वायरस तो मूव नहीं करता, क्या वायरस जिंदा है ना. तो वायरस पे कंट्रोवर्सी है कि इससे बाहर, होस्ट बॉडी के बाहर तो वो मरा होता है, तो उसको डेड क्यों ना कह दे, ठीक है, नॉन लिविंग क्यों ना कह दे. लाइफ प्रोसेसेस जो है उसमें रिस्पायरेशन है, ब्रीदिंग है, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, एसेंशियल है लाइफ के लिए. रिस्पायरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स बाय एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड. तो अब एक एक करके बढ़ते हैं. सबसे पहला क्या है अपना? सबसे पहला है न्यूट्रिशन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट बॉडीली फंक्शंस, ठीक है. ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हम जानते हैं. ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज फॉर एनर्जी टू प्लांट्स, ठीक है. उसमें क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में आपका ग्रीन प्लांट्स अपना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज यूज़ करता है, उसके बाद उससे एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से लेता है एनर्जी, ठीक है. रिजर्व्ड एनर्जी को कहते हैं स्टार्च कहते हैं. ह्यूमन बॉडी में रिजर्व्ड एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है. अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसका ये रिएक्शन है 6CO2 6H2O C6H12O6 + 6O2. सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल. फिर कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसमें. उसके बाद आगे चलते हैं. डेजर्ट प्लांट्स जो है वो टेक CO2 वो नाइट में लेता है.
ग्रीन डॉट्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट में जो मौजूद होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि मदद करता है गैसियस एक्सचेंज में लीव्स में, ठीक है। स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है और जो क्लोजिंग होता है उसको बोलते हैं गार्ड सेल, है ना। जैसे स्टेम्स होता है, हो गया, लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, यहाँ पे मदद करता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन, मैग्नीशियम ये सॉइल से मिल जाता है। हेट्रोट्रॉफिक जो है, डू नॉट मेक देयर ओन फूड, आउटसाइड बॉडी फूड ब्रेकिंग होता है इसमें, ब्रेड, मॉल्स, ईस्ट और मशरूम होता है। इनसाइड बॉडी फूड ब्रेकिंग होता है एनिमल्स और ह्यूमंस में। पैरासाइट जो होता है कैस्केटा होता है, एमर्बल होता है, लाइस, लीचेज एंड टेपवॉर्म होता है। अमीबा जो होता है वो इंडोसाइटिस करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के द्वारा। उसके बाद अब आप आगे चलते हैं। आगे है सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन है, जो लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड करता है ना, कहाँ से, ह्यूमन माउथ से एनस तक, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो टीथ है हमारा वो च्यूइंग में मदद करता है और सेलेवा सेक्रेट करता है। सेलेवा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर में तोड़ता है, वो सेलेवरी एमाइलेज रिलीज करता है और ये एक तरह का इंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ता है। इसके बाद ओसोफेगस में जाता है फूड, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है। उसके बाद स्टोमक में जाता है, ठीक है। स्टोमक में HCl, उसको एसिडिक मीडियम मिलता है डाइजेशन के लिए। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को करता है डाइजेस्ट, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। और मक्कस जो होता है इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन को या स्टोमक को करता है प्रोटेक्ट, मक्कस, ठीक है। लीव, अब इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा चला जाता है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पिंक्टर मसल जो है रेगुलेट करता है फूड फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और इसका होता है कंप्लीट डाइजेशन। अब लीवर से हमारा आता है बाइल, है ना, बाइल जूस, जो कि एसिडिक को एल्कलाइन बदलता है। और बाइल जूस और क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में भी तोड़ देता है। फिर पेनक्रिया से हमें हमारा आता है यहीं पे पेनक्रियाटिक जूस, जो कि ट्रिप्सिन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है, लिपिड जो है उसको फैट को तोड़ता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस हमारा आता है ना। तो अमीनो अमीनो एसिड्स होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और जो हमारा फैट है फैटी एंड ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है। इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें विली होता है जो कि फिंगर लाइक सरफेस होता है, जो कि फूड फूड का एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एवरी सेल्स बढ़ा देता है, ठीक है। तो विली मतलब जो आपने वहाँ पे फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है और फिर पहुंच जाता है अलग अलग पार्ट्स के साथ विली की मदद से। अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और रेस्ट बाहर निकल जाता है अगेन एनल स्फिंक्टर की मदद से। अब आगे पढ़ते हैं डेंटल कैरीज के बारे में, टूथ डीके के बारे में। जो देखो ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होता है एनामल का और डेंटाइन का। ये बिगिंस होता है व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन सुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेज एनामल। सेलिवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज एसिड एज प्लैक कवर्स द टीथ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें ब्लड है, ब्लड जाता है ब्लड वेसल्स में, फिर वहाँ से फिर हार्ट के पास पहुंचता है, ठीक है। रिस्पायरेशन फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होता है ब्लड में देखो जो ब्लू और रेड दो कलर का होता है, इम्प्योर होता है ब्लड ब्लू ब्लड, और प्योर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चैम्बर्स पे हम एक बार बात कर लेते हैं किसमें कितना चैम्बर होता है। तो फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है और फिश में 2 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होता है। मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर होता है। लेकिन रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जिसमें कि 4 चैम्बर होता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन होता है हमारा लंग्स में, पंपिंग करता है हार्ट। कॉकरोच में अगर हम बात करें तो वहाँ 13 चैम्बर होता है, और ऑक्टोपस में बात करें तो 3 चैम्बर होता है वहाँ हार्ट में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हार्ट पे। तो हार्ट की एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हो। तो देखो हार्ट क्या करता है, ब्लड पंपिंग सेट है हमारे बॉडी का। तो सबसे पहले देखो जो इम्प्योर ब्लड होता है, अगर हम यहाँ से इसको पढ़ना चालू करें, तो सबसे पहले इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में कैसे आता है, वो हार्ट में आता है इन्फेरियर वेना केवा की मदद से। इन्फेरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन भी होता है। तो इन्फेरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो लेके आता है और वो जमा कर देता है ये ऊपर वाले यहाँ वाले पोर्शन पे। और इस पोर्शन को जो है, ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद ब्लड जो है नीचे चला जाता है, ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में जो सेप्टम दिख रहा है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, डिवाइडिंग वाल होता है। यहाँ जो वाल्व दिख रहा है वो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो कि बैक फ्लो को रोकता है। किसका साइज बड़ा होता है, एट्रियम या वेंट्रिकल? तो वेंट्रिकल का बड़ा होता है, क्योंकि एट्रियम में तो सिर्फ आना है, लेकिन वेंट्रिकल में स्टोर होना है, तो उसका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे ब्लड पहुँचता है, उसके बाद ब्लड ऊपर जाता है, ऊपर जाके चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ही लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर प्यूरिफाई होकर ब्लड आ जाता है यहाँ पल्मोनरी वेन्स में। और पल्मोनरी वेन्स में जो के थ्रू प्योर ब्लड फिर इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम,
जब वो रिलैक्स करता है, और उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाता है और ऑल्टा जो है फिर प्योर ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। इस पूरे क्रम के दौरान ब्लड एक बार बॉडी में आता है, हार्ट में आता है और बाहर चला जाता है, फिर यहाँ आता है फिर बाहर जाता है, यानी डबल सर्कुलेशन होता है इसमें ह्यूमन बींग्स में। पल्मोनरी आर्टरी का क्या रोल है, याद रखेंगे, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। जैसा कि आपने देखा, पल्मोनरी आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड ले जाता है लंग्स के पास, पल्मोनरी वेन जो है फिर प्योर ब्लड लेके आता है, ऑल्टा करता है प्योर ब्लड को कैरी, और वेना केवा जो है वो करता है इम्प्योर ब्लड को कैरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो है कैरीज करता है ब्लड को हार्ट से मसल तक। तो फिर याद रखेंगे, कोरोनरी आर्टरी रहता है वो कैरी करता है ब्लड को हार्ट से कहाँ तक, मसल तक। होल बॉडी में प्योर ब्लड पहुंचाने का काम करता है ऑल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें हम याद रखें। अब आगे देखते हैं, ब्लड जो हमारा है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, प्लाज्मा इसमें होता है, 90% वाटर होता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स पे बात करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी में हेमोग्लोबिन मेल में 13 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल में 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ब्लड में O2 CO2 वेस्ट मटेरियल है ना। जो प्यूरिफिकेशन होता है दो स्टेज में होता है, लंग्स में गैसियस प्यूरिफिकेशन होता है, किडनी में अदर देन गैसियस प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है उसको एक डिवाइस से नापते हैं जिसको एस्फाइगमो मैनोमीटर बोलते हैं। आर्टरीज में होता है ज़्यादा प्रेशर। ठीक है, और आर्टरीज जो है आपका कैरी करता है, आपने अभी देखा कि आर्टरीज कैरी करता है कौन सा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो आर्टरीज में याद रखेंगे ज़्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर को वेंट्रिकल सिस्टेट भी बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज़्यादा प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर एच जी। और डायस्टोलिक जो होता है वेंट्रिकल डायस्टेट भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन होता है ये। ठीक है, ये 80 मिलीमीटर एच जी होता है। स्मॉलेस्ट वेसल जो होता है कैपिलरीज होता है, वेंस में वाल्व होता है। आर्टरी जो होता है थिकर होता है वेंस से, मैंने आपको बताया, और इसमें ज़्यादा प्रेशर है इसीलिए ये थिकर भी है। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो, उसका जो ल्यूमेन होता है नैरो होता है। प्लेटलेट्स जो होता है ब्लीडिंग स्टॉप करता है। इम्यून सिस्टम का पार्ट है लिम्फ, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल फ्रॉम कैपिलरी फॉर्म्स टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो वो लिम्फ है जो कि प्लाज्मा, प्रोटीन ये सब से बना है। कलरलेस और लेस प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे, एक्सक्रेशन को समझ लेते हैं। जस्ट मिनट, ओके। एक्सक्रेशन को समझते हैं एनिमल में। रिमूवल ऑफ जो नाइट्रोजनस मटेरियल होता है उसको एक्सक्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट जो किडनी का होता है नेफ्रॉन होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है एज यूरिन फ्लोज थ्रू द ट्यूब। किडनी फेलियर में जो होता है हेमोडायलिसिस हम करते हैं, जो डायलाइजर के थ्रू हम आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर और सॉल्ट और बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। यूरिया जो है यूरिक एसिड रिलीज करता है, प्रोड्यूस इन लीवर बट रिमूव्ड बाय किडनी। तो यूरिया जो है प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, यूरिया यूरिक एसिड होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है यूरिया, लेकिन रिमूव करता है किडनी। किडनी को पढ़ लेते हैं। किडनी में आपका जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इधर वाला जो राइट वाला पोर्शन है वो इम्प्योर ब्लड आता है उसमें, और जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है यहाँ से प्योर ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, तो वेना केवा से इम्प्योर ब्लड जाता है और ऑल्टा से फिर प्योर ब्लड। ठीक है, तो ये इम्प्योर ब्लड आया फिर ऑल्टा प्योर ब्लड कैरी करता है, ये देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ ब्लैडर है, जो आउटर मोस्ट पॉइंट है यूरेथ्रा है, ये दोनों आपको जो वायर दिख रहे हैं यूरेटर है किडनी, और ये रीनल आर्टरी है यहाँ पर। ठीक है, तो रीनल आर्टरी आपका यहाँ पर इम्प्योर ब्लड जो है यहाँ पर लाता है। ठीक है, रीनल आर्टरी। ठीक है, तो एक तो वेना केवा हो गया और एक आपका हो गया ऑल्टा। तो याद रखेंगे वेना केवा इम्प्योर ब्लड को लाता है और ऑल्टा प्योर ब्लड को यहाँ से ले जाता है। बाकी इसके अलावा रीनल आर्टरी भी है जो कि प्योर ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सक्रेशन इन प्लांट्स पे बात करते हैं। तो जो प्लांट में एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, एक्सेस वाटर एग्जिट करता है ट्रांसपीरेशन से। ब्यूटेशन क्या होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम पोर्स निकलता है, उसको ब्यूटेशन बोलते हैं। गम्स, ऑयल्स, लैटेक्स, रेजिन्स एक्सेट्रा थ्रू बार्क, स्टेम्स, लीव्स, रूट से निकलता है। प्लांट सेड ऑफ दीज पार्ट्स, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहे हैं जैसे लीव्स, ये सेड भी करते हैं, तो ये भी वेस्ट निकालने का एक जरिया हो गया। समटाइम्स रूट से भी एक्सक्रेशन होता है। एटीपी जो होता है इसमें टर्मिनल लिंकेज होता है, और यहाँ पर 30.5 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिस्पायरेशन पे। तो रिस्पायरेशन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वियोली के द्वारा। ग्लूकोज जो हमारा है इस प्रोसेस में देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, इसको साइटोप्लाज्म में ये पायरोबेट में बदलता है जिसमें 3 कार्बन होता है। उसके बाद 3 तरह का प्रोसेस है। पायरोबेट अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट के साथ कर लेगा फर्मेंटेशन तो इथेनॉल बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। उसके बाद अगर ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन रहा और मसल सेल में तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनोरोबिक होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक होता है। ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स जो होता है मच फास्टर होता है। CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में देन ऑक्सीजन। मोस्टली जो है वाटर से मोस्टली ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है CO2।
एल्वेलर जो सरफेस होता है वो 80 मीटर स्क्वायर का होता है टोटल। डिफ्यूजन से अगर अगर हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होता तो 3 साल लग जाता है ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचने के लिए, बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हार्ट टू टो। ठीक है, अब आगे चैप्टर पे बात करते हैं। आई थिंक दिस इज नेक्स्ट चैप्टर विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। प्लांट हार्मोन्स क्या होता है? ये फाइटो हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन जो होता है हमारा, ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू में। गिबरलिंस जो होता है आपका स्टेम ग्रोथ में, सीड जर्मिनेशन में, प्रोमोट करता है फ्लावरिंग फ्लावरिंग को। साइटोकिनिन प्रोमोट करता है सेल डिवीजन को, डिले करता है एजिंग ऑफ सेल्स। एफसीसी के सीड इनहिबिट करता है ग्रोथ को, विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्रोमोट्स डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। उसके बाद इथाइलिन, इथाइलिन कॉज करता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है, जो कच्चे फल होते हैं अपने, उसको हम पकाते हैं तो फिर उसमें हम इथाइलिन ही यूज करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्रोमोटर हम कहते हैं इसको। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्रोमोटर ये इथाइलिन होता है। ग्रोथ प्रोमोटर यहाँ पर है, तो इथाइलिन जो आपका बहुत दोनों चीज होता है, ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्रोमोटर। और ये सारे जो हार्मोन है ये ग्रोथ प्रोमोटर है, और एफसीसी एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर है। अब देखो ह्यूमन हार्मोन पर बात कर लेते हैं, है ना। ह्यूमन हार्मोन जो हमारे में जो ये मानसिक जो संतुलन हिलता है, ये जो हार्मोन्स हमारे जो इम्बैलेंस होता है वो क्यों होता है? वो हार्मोन्स के कारण होता है। तो कौन कौन से हार्मोन है? जैसे ह्यूमन में मौजूद होता है ग्लांस, दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। इसमें एंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होता है क्योंकि ये अंदर ही रहते हैं, तो इसमें कोई डक्ट नहीं होता है। एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में प्रॉपर डक्ट होता है, पाइप होता है, कहाँ रिलीज करना है उसके लिए लिवर और स्वेट ग्लैंड होता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मूड और देखता है और स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और गोनैड्स को, यानी कि जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब है उसको करता है एक्टिवेट, गोनाडोट्रोपिन। और फिर ग्रोथ हार्मोन देख लेते हैं, वो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड रिलीज करता है बॉडी ग्रोथ के लिए। अब अगला है मेलाटोनिन, ये हार्मोन ऑफ डार्कनेस होता है, ये इसको पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है और स्लीपिंग पैटर्न को इफेक्ट करता है। थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड जो बॉडी मेटाबॉलिज्म को देखता है। ग्लूकागोन, इंसुलिन, पैनक्रियाज जो है शुगर लेवल देखता है। एपीनेफ्रिन जो है एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है, जो हार्ट रेट और बीपी देखता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस रिलीज करता है, जो स्पर्म और मेल कैरेक्टर्स दिखता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है ओवरी रिलीज करता है, जो एक्स और फीमेल कैरेक्टर देखता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम पर। इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम जो है एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन को देखता है। नर्वस और मस्कुलर टिश्यू का एक कॉम्बिनेशन इस रोल को निभाता है। डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्वस सेल्स। ठीक है, रिसेप्टर्स जो है हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी होता है। गस्टेटरी डिटेक्ट करता है टेस्ट को और ऑल्फैक्टरी डिटेक्ट करता है स्मेल को। जैसे इनर ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया। न्यूरॉन जो है बना होता है डेंड्राइट से, जो कि सब रिसीव करता है इम्पल्स को। सोमा या साइटोन प्रोसेस करता है, ये मिडिल बॉडी होता है। एक्सॉन ट्रांसमिट करता है और इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं। फास्टर इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है माइलिनिएटेड न्यूरॉन्स में। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। और थिंकिंग टिश्यू जो होता है फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल में मौजूद होता है। अब ह्यूमन ब्रेन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन हार्ट को पढ़ा, दिल और दिमाग। ठीक है, तो उसमें हार्ट को पढ़ने के बाद अब एक बार ब्रेन की भी सुन लेते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन यहाँ पे बनाया मैंने, ये जो पार्ट है ये सेरेब्रम है, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है ये मिड ब्रेन है। ठीक है, बाकी इस तरह से सारे पार्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन में देखो जो ब्रेन और प्लस स्पाइनल कोड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। ये हिसाब का 4 ब्रेन होता है। कम्युनिकेशन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पाइनल नर्व्स होता है और क्रोनियल नर्व्स मौजूद होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। प्रोटेक्शन जो है 3 लेयर का प्रोटेक्शन होता है। बोनी स्कल होता है जो क्रैनियम होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है और मेनिंजेज होता है। ठीक है, ड्यूरेबल होता है, अरेक्नाइड होता है और यहाँ पे 3 चीज, ड्यूरामेटर होता है, अरेक्नाइड और पायामेटर। ठीक है, तो पायामेटर ये तीनों मेनिंजेज के टाइप हो गए। ठीक है, नर्व्स जो है आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लोगे ड्यूरा, आर्कनाइड और पायामेटर, ये सब मेनिंजेस से रिलेटेड आपके पार्ट हो गए। नर्व्स जो फिर यहाँ पे देखते हैं, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग, पिकिंग, है ना, पेंसिल। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेरेब्लम कंट्रोल करता है। हिंड प्रिसीजन, ठीक है, और पॉस्चर और बैलेंस। फोर ब्रेन जो है मेन थिंकिंग पार्ट होता है, रिसीव करता है इम्पल्स, सेंसेशन ऑफ फीलिंग। मैनी इन्वॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन, है ना। अब यहाँ पे बीपी, सेलिवेशन, वॉमिट, मेडुला, ये सब हिंड ब्रेन कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे अब देखो लो, ये पार्ट हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पॉन्स है, मेडुला आपको दिख गया आपको यहाँ पे, और ये आपका सेरेब्रम है पीछे वाला पार्ट, स्पाइनल कोड में होता है नर्व्स। अब आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे,
टच मी नॉट वहाँ पे हार्मोन्स एक्ट करता है, मिमोसा फैमिली है में टच मी नॉट वो हार्मोन्स रिलीज करके वो आप जैसे आप उसको छूते हो तो वो आप सिकुड़ जाता है। प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, स्वेल एंड श्रिंक। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होता है, जैसे टच मी नॉट नास्टिक थिग्मोस्टिक मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। ग्रोथ रिलेटेड ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जैसे पी प्लांट वो क्लाइंब अप अदर प्लांट्स टेंड्रिल्स के मदद से। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जैसे फोटोट्रॉपिक लाइट के टुवर्ड्स, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के टुवर्ड्स, जियोट्रॉपिज्म पुल ऑफ अर्थ या ग्रेविटी, या केमोट्रॉपिज्म केमिकल स्टेबिलिटी होता है जिसमें आपका पोलन ट्यूब्स मूव करता है किसके टुवर्ड्स, ओव्यूल के टुवर्ड्स। ठीक है, अब फाइनली अगला चैप्टर हम करते हैं। अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर क्या है अपना, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन को हम करते हैं। देखो, तो जो रिप्रोडक्शन है हमारा, रिप्रोडक्शन में क्या है, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर पार्टनर यूज करता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्रोमोजोम का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये डीएनए इसके पास होता है, कॉपी होता है प्रोटीन का, सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, और ये वेरिएशन जरूरी भी है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर में होता है, कुछ मल्टी सेलुलर में भी होता है और कुछ प्लांट में होता है, जैसे ईस्ट और लिस्मेनिया जो है आपका यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद और भी प्रोसेस हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, जैसे फिजन, फिजन में बाइनरी फिजन होता है जो पैरामीशियम होता है, मल्टीपल फिजन जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है। फ्रेगमेंटेशन फ्रॉम बॉडी पीसेज ईच पीस ग्रोज। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन यानी एक बॉडी पार्ट से कोई टुकड़ा निकल गया और वहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स डेवलप किए, तो स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है। रीजनरेशन, रीग्रोज सर्टेन पार्ट्स, उसमें सर्टेन पार्ट्स रीग्रो हो जाता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो उसमें सैक्स हो गया, स्पॉन्जिया हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस हो गया, बस्ट मॉइस्चर हो गया। ठीक है, बडिंग में न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है उसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों होता है। लीव्स जो ब्रायोफाइलम की मदद से, स्टीम में टर्मरिक और जेंगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। रनर्स जो है ग्रास रनर स्टेलॉन की मदद से करता है, स्ट्रॉबेरी और बल्ब्स की मदद से ऑनियन लिली करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है और लेंदी और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ह्यूमन में जर्म सेल्स दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। तो जर्म सेल टेस्टिस जो होता है, दोनों टेस्टिस वर्क करता है यहाँ पे, फोकस करता है, फोकस ऑन क्वांटिटी। स्पर्म जो है मेल गैमेट होता है और जो कि मूवेबल होता है। ओवरी जो होता है ओनली वर्क वंस इन अ मंथ, फोकस ऑन क्वालिटी। और जो इसमें होता है ओवम जो कि होता है स्टेबल, जो कि फीमेल गैमेट भी होता है। चूज बेस्ट सूटेड स्पर्म नॉट फास्टेड। और उसके बाद ह्यूमन बींग्स जो होता है बीबी पोरस मैमल्स होता है, यानी उनका जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें यंग वन जन्म लेता है, मतलब वो ओविपोरस नहीं होते, एग नहीं देते, बीबी पोरस एनिमल होते हैं। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की मदद से फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम, और ये दोनों करते हैं फर्टिलाइज टू फॉर्म एम्ब्रियो, जो कि वापस जाके जाइगोट में डेवलप होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फेलोपियन, यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद यहाँ पर आपको जो फीमेल हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और जो कि जिम्मेदार होता है किसके लिए, लैक्टेशन के लिए। उसके बाद बाकी प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार जो जो है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन, तीन हार्मोन लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर आपको ओवरीज मिल जाएगा, यहाँ आपको यूटेरस मिल जाएगा फीटस के लिए। ये कर्विक्स है और ये वेजाना है जो कि रिसीव करता है स्पर्म को। अब आगे चलते हैं, आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करते हैं। यहाँ पे इसमें आपको ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका ब्लैडर हो गया, यहाँ पर आपको डक्टस डिफरेंस मिलेगा यानी वास डिफरेंस मिलेगा। फिर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, यहाँ पीनिस है, और यहाँ पर यूरेथ्रा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर दो टेस्टिस और ये स्क्रोटम है जो कि टेस्टिस को करता है होल्ड। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन, इसको लेडिक सेल भी कहते हैं या इंटरस्टीरियल सेल भी कहते हैं। स्क्रोटम जो है आउटसाइड मौजूद होता है, क्यों बॉडी के, क्योंकि इसको लोअर टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, अनफर्टिलाइज एग जो होता है ये एक दिन के लिए रहता है, और उसके बाद जो लाइनिंग होता है इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये ब्रेक करता है और कम्स आउट एज द इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड मकस। ठीक है, और ये है सेल एंड टिश्यू। रफली एक मंथ का पीरियड होता है और 2 से 8 दिन तक परसिस्ट कर सकता है। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न ऑलरेडी कंटेन्स 1000 ऑफ इमेच्योर एग, जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसमें ऑलरेडी 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स मौजूद होता है। जब पॉवर्टी हिट करता है तो मेल जो होता है उसमें फेशियल हेयर देखने के लिए मिलता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, प्यूबिक हेयर। फीमेल में बॉडी फैट रीस्ट्रक्चर होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वॉइस गेट्स होता है श्रिल, प्यूबिक हेयर, एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, ये सारी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है,
मोस्टली बाय जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उसको वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, मोस्टली बाय ब्लड कॉन्टैक्ट्स, जैसे डील विद प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, इन इन्फेक्शंस जो है बैक्टीरियल भी हो सकता है जैसे गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल भी हो सकता है जैसे एड्स या वॉट्स। कंट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए जैसे कि टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। पिल्स जो होता है केमिकल बैरियर होता है, और कॉन्डम्स, लूप, कॉपर टी ये होता है फिजिकल बैरियर। वैसेक्टॉमी मेल जो इसमें हम मेल में करते हैं, वैसेक्टॉमी मेल जो वास्ट डिफरेंस ब्लॉकेज होता है, ट्यूबेक्टोमी हम करते हैं फीमेल में जो कि फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होता है। फाइनली आ जाते हैं प्लांट पे, प्लांट के रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है। इसमें देखो फीमेल ऑर्गन होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, जिसको कंबाइन करके हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर और फिलामेंट होता है जिसको हम कंबाइन करके स्टैमेन बोलते हैं। यहाँ पे पार्ट्स मैंने बना रखे हैं, ये आपका स्टिग्मा हो गया, और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन्स आपको दिख रहा होगा, ये आपका पोलन ग्रेन्स है। फिर स्टाइल है, एंथर है, ठीक है, फिलामेंट है, ओव्यूल, इस तरह से ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर ये जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर सीड में डेवलप होता है। स्टेमन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन को जो कि येलोइश होता है कलर में। क्रॉस पॉलिनेशन होता है डिफरेंट फ्लावर्स के में, सेल पॉलिनेशन होता है सेम फ्लावर में। तो अब ये मेल ऑर्गन को याद रखोगे, एंथर और फिलामेंट, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एंथर, और ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है, ये आपका ओवेरी है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक छोटा सा चैप्टर है, इसको भी कर लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। इसको मेंडल ने साहब ने इस पर बहुत काम किया था। अगर किसी का ए जो ब्लड टाइप होता है वो हम जानते हैं डोमिनेंट होता है, वो जो है रिसेसिव ब्लड टाइप होता है। स्पेसिएशन जो होता है, न्यू स्पीसीज कैन नॉट मेट विथ ओल्ड, क्योंकि उसमें जो अगर आप कुछ स्पीसीज को अलग करके रख दो और बहुत दिनों तक उनको सेपरेट रखो तो जो न्यू स्पीसीज डेवलप हो जाती है फिर ओल्ड के साथ मेट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें हेरिटेबल वेरिएशंस बहुत पैदा हो जाती हैं। पीज में मैक्सिमम वेरिएशंस दिखता था, इसलिए पीज को सेलेक्ट किया गया। टीटी जो है अब डोमिनेंट रेट, इसमें प्योर टॉल दिखेगा, टीटी में सिर्फ टॉल दिखेगा, और टीटी में शॉर्ट प्लांट दिखेगा। तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, तो टीटी करके अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे सारे आपको जो है प्रोजेनीज, F1 प्रोजेनी टॉल दिखेंगे। और आप अगर फिर से आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप एक टीटी लेते हैं, इसमें से कोई आप ले लेते हैं, तो दूसरा प्रोजेनी अगर बनाते हैं तो इसमें आपको 3 टॉल और एक शॉर्ट दिखेगा, एक शॉर्ट, तो 1:3 का रेशियो हो जाएगा F2 प्रोजेनी में। मॉलिकुलर फाइलोजेनी जो है डीएनए का बैकवर्ड ट्रेसिंग होता है, ये ब्रांच है मॉलिकुलर फाइलोजेनी, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट का जो छोटा मोटा चैप्टर है अपना। छोटा मोटा चैप्टर कौन सा है, आवर इन्वायरमेंट। जैसे आवर इन्वायरमेंट में देखो, एक तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर है ना, फिर प्रोड्यूसर से जो एनर्जी लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर तक जाता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसको जो कंज्यूमर करता है। तो इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10% रूल लगता है, ठीक है, और 10% रूल मतलब हर ट्रॉपिक लेवल तक जितना एनर्जी पहुंच रहा है उसका 10% ही ऊपर लेवल तक पहुंचता है, 90% कंज्यूम होता है। 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड इनटू फूड, तो सनलाइट जो एनर्जी है उसका 1% ही फूड में कन्वर्ट होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है। और ओजोन, अगर हम कॉलीफॉर्म पे बात करें तो वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन करता है वाटर में, रिवर में। ओजोन जो है O2 अल्ट्रावायलेट के मदद से ओ में टूटता है, फिर O के साथ मिलके O3 बना लेता है। CFC HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इससे डैमेज होता है। हैलोन से CCl4 से मिथाइल क्लोरोफॉर्म से डैमेज हो जाता है। एनर्जी फ्लो इस तरह का है, सनलाइट से फिर प्रोड्यूसर से हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, और फिर टॉप कार्निवोरस, ठीक है। आई थिंक यही लास्ट था, ठीक है। सो फाइनली वी हैव डन इट। यहाँ पर हमने पूरी बायोलॉजी जो है कर ली ख़त्म, ठीक है। इसमें हमारे पास बीच में आ गया था एरर, वरना ये 9th और 10th का जो हम करते साथ में ही, फिर कोई बात नहीं, पार्ट 2 वीडियो हमने इसमें डाल दिया करके एक साथ, और इसको आप कर लो रिवाइज। आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू, दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। और आगे भी हम दूसरे वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें हम मिलके आगे करेंगे बायोलॉजी को, अगर और PYQs की मदद से। तो इट्स एन ओवर एंड आउट फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट।